मूवमेंट वर्सेस जिम। लोगों को तो यही लगता है कि अगर मैं जिम जाता हूँ तो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, मैं वहाँ पर एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ट्रेडमिल पे चल रहा हूँ, कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है और कैसे मूवमेंट ज़्यादा हेल्प कर सकता है? जब आप 8 घंटे बैठकर काम करते हो तो आपका फैट लॉस जो होना चाहिए उसमें 22% कमी आ जाती है। और इसीलिए लोगों को ये लगता है कि ओके मुझे क्यों वेट लॉस का रिजल्ट नहीं मिल रहा है। बट आप कितना ज़्यादा वर्कआउट तो कर रहे हो बट आप मूवमेंट नहीं कर रहे। क्या आप ऐसे कोई इजी तरीके बता सकते हो जिससे कोई घर पे बैठ के भी एटलीस्ट अगर वो चीज़ भी रूटीन फॉलो कर ले तो उसका वेट लॉस हो जाएगा? घर पे बैठे बैठे भी आप वजन डेफिनेटली कम कर सकते हो शुरुआत में। तो कौन सी चीज़ों को कम्प्लीटली अवॉइड करें? पहली चीज़ जो आपको बिल्कुल मेरे हिसाब से कल्प्रिट है पर दिखती नहीं है, दैट इज सॉफ्ट ड्रिंक। एक कैन सोडा के अंदर इतनी शुगर होती है कि वो आपके इम्यून सिस्टम को 4 से 5 घंटे तक पैरालाइज कर सकता है। एक्चुअली वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का कंसेप्ट धर्म के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वो जुड़ा हुआ है ज्योग्राफी के साथ। बहुत ज़्यादा जो लोग मानते हैं कि धर्म ही सब कुछ है, मुझे ऐसा लगता है कि आपका सबसे बड़ा धर्म आपका हेल्थ होना चाहिए। टोनी रॉबिन्स ये कहते हैं कि दुनिया में कोई भी सफलता पानी हो, बिजनेस हो, हेल्थ हो, स्पिरिचुअलिटी हो, इट कुड बी एनीथिंग इन एनी वे यू वांट टू ग्रो। 80% माइंडसेट, 20% स्ट्रैटेजी। जो सक्सेस का डेफिनेशन मैं हमेशा कहती हूँ ना, आपकी सक्सेस की डेफिनेशन हेल्थ होनी चाहिए। तब आपको लोग ये कहने चाहिए कि अगर तुम्हें आज सुबह फ्रेश उठे, चाय की ज़रूरत नहीं पड़ी तो तुम सक्सेसफुल हो। अगर रात को करवटें नहीं बदलनी पड़ी, तुरंत नींद आ गई तो तुम सक्सेसफुल हो। पूरे दिन एनर्जी बरकरार रही तो तुम सक्सेसफुल है। अगर 50 की उम्र पे कोई दवाइयाँ नहीं ले रहे हो, बीमारी नहीं है, तुम सक्सेसफुल हो। सो गाइज, आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि हमें फैट लॉस के ऊपर, बेली फैट्स के ऊपर बात करनी चाहिए। हमारे प्रीवियस वीडियो पे भी आपने बहुत ज़्यादा लाइक्स दिए हैं और कमेंट किए हैं कि हमें और भी ऐसे गेस्ट चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम इंडिया के नंबर 1 कोच को बुलाए जो फिटनेस के ऊपर बात करते हैं, जो डाइट के ऊपर बात करते हैं, एक्सरसाइज के ऊपर बात करते हैं और गारंटीड वो एक ऐसे सोल्यूशंस आज आपको देंगे जिससे अगर आपका प्रॉब्लम है कि आपका बेली फैट कम नहीं हो रहा है या तो हो सकता है कि आप फैट गेन भी करना चाहते हो, तो इन सारे सॉल्यूशंस को आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स वेलकम टुडेज गेस्ट शिवांगी देसाई। वेलकम मैम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच वीरल भाई, आई एम सो हैप्पी फाइनली आपके पॉडकास्ट में मैं आ गई हूँ। तो वायरल तो होना ही है अभी। Absolutely. और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये मेरे मैनिफेस्टेड गेस्ट हैं। मैंने आज से साल भर पहले जब इनको देखा था तब मैंने मैनिफेस्ट किया था, इनफैक्ट उनको बताया भी था कि आपको मैं चाहता हूं कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आइए और हमारे व्यूअर्स को, हमारे ऑडियंस को प्लीज़ गाइड करिए। तो आज मेरा ये मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है, तो थैंक यू सो मच मैम। हम सीधा मुद्दे पे बात करते हैं क्योंकि जितने भी लोग देख रहे हैं वो ज़्यादातर कहीं ना कहीं बेली फैट से या फैट्स के वजह से कहीं ना कहीं थोड़े पेन में है, तकलीफ में है। बहुत लोग ऐसे भी होते जो वेट लूज करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो पहले तो मुझे ये बताइए मैम, अगर मैं एक सर्वे की बात करूं, NFHS के सर्वे का आया था जिसके अंदर कहा गया है कि 40% से ज़्यादा विमेंस को बेली फैट्स होते हैं, थोड़ा मोटापा के शिकार होते हैं और मेंस 12% है। तो पहले तो मुझे ये बताइए, थोड़ा सा हम इसे और डिटेल में पहले समझना चाहेंगे कि बेली फैट होता क्या है, क्यों होता है और वेट गेन भी लोग करना चाहते हैं, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है और ज़्यादा वेट होने से तकलीफें क्या क्या होती है? वंडरफुल। पहले तो मेन और विमेन दोनों में क्यों इतना डिफरेंस है और फीमेल का क्यों ओबेसिटी की ओर झुकाव ज़्यादा होता है, उसका सिंपल सा डिफरेंस है हॉर्मोन्स। फीमेल के अंदर हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू मैन, इसीलिए उनका बेली फैट या ओवरऑल फैट बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। बट अगर हम बात करें कि ओबेसिटी और बेली फैट ये दोनों अलग कैसे है, ओबेसिटी जो है आज हम देखते हैं कि कहीं माल न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन में हमारा कहीं पहले नाम था इंडिया का टॉप में माल न्यूट्रिशन की, खाना नहीं मिल रहा है इनफ, और आज टॉप 5 में है हम ओबेसिटी में दुनिया में। तो ये ट्रांजिशन जो हुआ है ओबेसिटी की ओर वो इसीलिए हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा सब कुछ अति में हो रहा है, एक्सेस में हो रहा है। हम बैठते हैं अति में, हम खाते हैं अति में, हम सोचते हैं अति में, स्ट्रेस अति में है और स्लीप बिल्कुल भी अति में नहीं है, तो ना सोना अति में। सो ये जो एक्सेस हो रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा बॉडी जो एक होम्योस्टेसिस का स्टेज है, स्टेट ऑफ बैलेंस जिसे होम्योस्टेसिस कहा जाता है, वो गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से वो अलग अलग आपको इश्यूज देगा, जिसमें से एक ओबेसिटी है और उसका हिस्सा है बेली फैट। तो बेली फैट को एक आसान भाषा में मैं समझाती हूँ एग्जाम्पल देके।
हम फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं? चीज़ों को स्टोर करने के लिए। तो एग्जाम्पल, हमने लंच लिया, अगर लंच बच गया तो हम कहाँ रखेंगे? फ्रिज में रखेंगे। शाम को फिर उसका इस्तेमाल करेंगे, अगर इस्तेमाल नहीं हुआ दूसरे दिन किसी को दे देंगे। बट आप इमेजिन करो कि आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो और जो फ्रिज में सारा खाना हमारा बचा हुआ वहीं पे रखते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ अ फ्यू वीक्स, मंथ्स, ईयर्स क्या होगा? वो ओवरलोडेड हो जाएगा फ्रिज। तो हमारा बेली भी फ्रिज है कि जो आपने खाना खाया उसका इस्तेमाल आपने नहीं किया, वो स्टोर कहाँ होगा? वो आपके पेट में, बेली में होगा इन मोस्ट केसेस। अब आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो बाय नॉट एक्सरसाइजिंग, मूव नहीं कर रहे हो इनफ, तो क्या होगा? वो बेली जो है, वो फ्रिज जो है, वो ओवरलोडेड हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर वो इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि वो बेली फैट इन अ वे एक ऑर्गन की तरह बन जाएगा। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत ज़्यादा खा भी रहे हैं पर मूव नहीं कर रहे हैं इनफ, इसीलिए बेली फैट कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अमेजिंग। लेकिन मैम ये आपने एग्जाम्पल तो बहुत अच्छा दिया, जैसे फ्रिज होता है, फ्रिज के अंदर हम सामान स्टोर कर सकते हैं जो एक्सेस है। फ्रिज को खाली करना इजी होता है, मतलब एक दिन चलो पता चला यार सारी चीज़ें बिगड़ रही है तो फ्रिज खोला और सारी चीज़ें खाली कर दी। लेकिन अगर शरीर का जो एक्स्ट्रा एक्सेस हमने जो खाना स्टोर करके रखा है उसे खाली करना हो तो कैसे कर सकते हैं? सिंपल फॉर्मूला है, हमारा बॉडी एक्सेस कैलोरी या एक्सेस जो भी हम खाना खा रहे हैं उसे बर्न करने के लिए एक ही ऑप्शन हमें मिला है, एंड दैट इज मूवमेंट। सबसे इफेक्टिव, सबसे इजी मूवमेंट। मूवमेंट डज नॉट मीन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब आप अलग से 1 घंटा निकालते हो, जिम में जाते हो, वर्कआउट करते हो, पर बाकी के अगर 22 घंटे आप बैठे रहते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। और ये हम देखते हैं कि सुबह 1 घंटा वर्कआउट कर लिया, फिर ऑफिस में 9 to 5 या 10 to 6 या 10 to 8 बैठे रहते हैं और बैठ कर ही पूरा काम करते हैं। जब आप 8 घंटे बैठ कर काम करते हो, पूरे दिन के दौरान 8 घंटे उससे ज़्यादा जब आप बैठते हो, तो आपका फैट लॉस जो होना चाहिए उसमें 22% कमी आ जाती है। और इसीलिए लोगों को ये लगता है कि ओके मुझे क्यों वेट लॉस का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बट आप कितना ज़्यादा वर्कआउट तो कर रहे हो बट आप मूवमेंट नहीं कर रहे हो। सो एग्जाम्पल है, डस्टबिन है, 2 डस्टबिन। आज इंसुलिन रेजिस्टेंस भी एक बहुत बड़ा कारण है बेली फैट बढ़ने का। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत मुश्किल शब्द लगता है, बट मैं आसान भाषा में अगर समझाऊं तो हमारा पैनक्रियाज नाम का ऑर्गन जो है वो एक हार्मोन रिलीज करता है इंसुलिन, जो जिम्मेदार होता है फैट स्टोरेज के लिए भी। अब ये जो इंसुलिन है उसका काम है कि एक्सेस जो कैलोरी है ब्लड के अंदर वो लेकर सेल के अंदर डालना, मतलब कि ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करता है। प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप बार बार खाते हो, मतलब कि अभी आपने लंच लिया और 1 बजे लंच लिया और 2 बजे आपके दोस्त ने आपको 2 बिस्किट दे दी और आपने बोला चलो ना खा लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। सो उस वक्त आपका इंसुलिन रिलीज होगा। वापस से 4 बजे किसी ने चॉकलेट दे दी, वापस से 5 बजे किसी ने थोड़ा 1 कप चाय ले लो ना मेरे साथ शेयर कर दो, तो बार बार इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है। अब बार बार जब हो जाता है, अगेन अति हो जाता है, उसकी वजह से आपका बॉडी उसका सुनना बंद कर देता है, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो उसको अगर मैं एग्जांपल दूं, एनालॉजी दूं, तो वो होगा हस्बैंड वाइफ। वाइफ 15-20 साल से अपने हस्बैंड को कुछ ना कुछ बोलती रहती है, 20-25 साल के बाद हस्बैंड जो है पक जाता है और कहता है यार मुझे सुनना ही नहीं है। तो शुरुआत में जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे तो वो हलो से समझ जाता था कि मेरी टू बी वाइफ का, गर्लफ्रेंड का मूड अच्छा नहीं है। बट जब फास्ट फॉरवर्ड करें और 20-25 ईयर्स ऑफ मैरिज, उसकी बीवी जो है बर्तन पछाड़ रही है, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कहती है इन अ वे कि मेरा मूड अच्छा नहीं है, बट तो भी हस्बैंड मस्त ड्राइंग रूम में टीवी देख रहा है, ही इज़ एक्टिंग एज इफ मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ये हुआ, वो वाइफ डेफ हो जाता है, वाइफ रेजिस्टेंट हो जाता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी, और एक और लेप्टिन रेजिस्टेंस भी है, बट दोनों का मतलब ये है कि इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है ना कि ब्रेन ने सुनना बंद कर दिया है दैट आई डोंट नो हु यू आर, कितना तुम मुझे परेशान कर रहे हो, राइट। सो इतनी सारी चीज़ें हैं जो बेली फैट को कंट्रीब्यूट कर रही है। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया। एक चीज़ आपने और बताई बीच में, मूवमेंट वर्सेस जिम। मैं थोड़ा इसके ऊपर जानना चाहूँगा, क्योंकि लोगों को तो यही लगता है कि अगर मैं जिम जाता हूँ तो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, मैं वहाँ पर एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ट्रेडमिल पे चल रहा हूँ, कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है और कैसे मूवमेंट ज़्यादा हेल्प कर सकता है? एक होता है ईट, एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, दूसरा होता है नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। इसमें आप 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा जो अलग से समय निकाल के जिम में जाते हो या घर पे वर्कआउट करते हो या योग किया, जो भी किया, वो इसमें आता है। नीट में आता है ऐसी एक्टिविटीज़ की जो एक्सरसाइज नहीं है बट आप बॉडी को मूव कर रहे हो। एग्जाम्पल, आपने लिफ्ट ना लेकर सीढ़ियाँ चढ़ना
शुरू किया, या आप फ़ोन पे बात कर रहे हो पर थोड़ा हल्का हल्का चलते हुए कर रहे हो, आप पॉडकास्ट सुन रहे हो, अभी आप बैठे नहीं हो बट आप मे बी वॉक कर रहे हो और सुन रहे हो, तो ये सारा नीट हुआ जहाँ पर आप बॉडी को एक्टिव रखते हो थ्रू आउट द डे। आपको अगर TDE हम देखें, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, तो आपका बॉडी जो कैलोरी बर्न करता है उसमें 100% में से मैक्सिमम 70% बर्न होता है आपका BMR, जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। आपका बॉडी जो प्रोसेसेस कर रहा है, ब्रीदिंग, हार्ट बीट कर रहा है, वो सब कुछ जो है उसमें 70% जाता है। बट ईट एंड नीट में ज़्यादा किस में जाता है पता है? क्या लगता है, एक्सरसाइज में ज़्यादा कैलोरी बर्न होता होगा या ये नीट एक्टिविटी के अंदर? एक्टिविटी के अंदर एब्सोल्युटली। इसमें 10% होता है, इसमें 15% होता है, या मैं इसे कहूँ कि 10% से भी कम होता है। बिकॉज प्रॉब्लम इज़ कि हम जब बहुत ज़्यादा फोकस करते रहते हैं, मुझे एक्सरसाइज करनी है, और पूरे दिन के दौरान नीट के ऊपर फोकस नहीं करते हैं कि जो पूरे दिन में आपको एक्टिव रखने के ऊपर फोकस करना, वो हम मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो लोग जिम में भी जाते हैं रिजल्ट नहीं देखते हैं, वो इसीलिए क्योंकि बाकी का वक्त वो मूव नहीं करते हैं। सो नीट इम्प्रूव करने के कुछ रास्ते सिंपल। सबसे पहला, लिफ्ट कभी यूज़ मत करो इफ़ पॉसिबल। आप कहोगे पर 12वें माले पे मेरा घर है, तो 3 माले चढ़ के जाओ, 3rd फ्लोर से 12th फ्लोर लिफ्ट ले लो, दैट इज़ फर्स्ट। सेकेंड, थोड़ा व्हीकल दूर पार्क करो, बाकी का रास्ता घर पे ऑफिस पे चल के जाओ। तीसरा, रूल बना लो, फ़ोन आए तो कभी भी बैठे बैठे बात नहीं करनी है, चलते चलते करनी है। चौथा, जब भी आप टीवी, नेटफ्लिक्स शोज़ कुछ भी देख रहे हो तो रूल बना लो, एवरी 30 मिनट्स ऑफ सिटिंग, आप काम कर रहे हो ऑफिस में या जहाँ पर भी हो, खड़े होकर सिर्फ 1 मिनट का क्विक वॉक कर लो। अगर वॉक करने का वक्त नहीं है तो आप जहाँ पर भी बैठे हो चेयर पे ही खड़े रहो, बैठो, खड़े रहो, बैठो, खड़े रहो, बैठो, जिसे स्क्वाट कहते हैं इनडायरेक्टली। तो बस इतना कर लो, यू विल सी मैजिकल रिजल्ट्स। अमेजिंग। तो आपका क्या बोलने का मतलब ये है कि अगर मुझे बेली फैट कम करना है तो मुझे जिम जाने की ज़रूरत नहीं है? दैट्स अ ट्रिक क्वेश्चन। सो अगर बेली फैट कम करना है तो वेट ट्रेनिंग वाला जिम करो। मतलब कि आप जब जिम में जाते हो और ये सोचते हो कि मुझे सिर्फ ट्रेडमिल पे ही वॉक करना है, तो ट्रेडमिल के ऊपर वॉक करने से बेटर ऑलवेज होता है वेट ट्रेनिंग करना। ट्रेडमिल के ऊपर जब आप वॉक कर रहे हो वो है कार्डियो। कार्डियो के कंपैरिजन में वेट ट्रेनिंग आपको 48 आवर्स तक कैलोरी बर्न करता है। कार्डियो जो है उस वक्त कैलोरी बर्न करेगा, उसके बाद नहीं करने वाला है। तो इसीलिए वेट ट्रेनिंग का मतलब क्या हुआ, बॉडी वेट के साथ, जिम के डंबल बारबेल के साथ आप वर्कआउट कर रहे हो और उसमें एक्सटर्नल कुछ वेट दिया, या तो बॉडी वेट के साथ आपने बॉडी को रेजिस्टेंस दिया, जिससे मसल बिल्ड होता है। सो बेली फैट तब लूज करोगे आप जब आप मसल को भी गेन कर रहे हो। कुछ लोग गलत तरह से बेली फैट कम करते हैं, जैसे हम बीमार हो जाते हैं ना तो वज़न कम हो जाता है, बट उसमें बहुत कुछ और भी कम हो जाता है, राइट। सो उसके लिए ज़रूरी है कि हम ये फोकस करें कि कैसे हम 2 से 3 दिन पूरे हफ्ते में एटलीस्ट हम वेट ट्रेनिंग को दे, जिसमें स्क्वाट हुआ, पुशअप हुआ, प्लैंक हुआ, बेंच प्रेस आपने कर लिया, जो भी संभव है, पर थोड़ा बहुत अगर वेट ट्रेनिंग किया तो वो इफ़ेक्टिव है कार्डियो के कंपैरिजन में। सो जिम जाना चाहिए। ग्रेट। लेकिन मैम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शायद थोड़े आलसी होते हैं मेरे जैसे, जिनको लाइक जिम जाना, लोगों को वहाँ पर एक्सरसाइज करना, रोज़ सुबह जल्दी उठना थोड़ा कंटाल आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या आप ऐसे कोई इजी तरीके बता सकते हो जिससे कोई घर पे बैठ के भी एटलीस्ट अगर वो चीज़ भी रूटीन फॉलो कर ले तो उसका वेट लॉस हो जाएगा? घर पे बैठे बैठे भी आप वज़न डेफिनेटली कम कर सकते हो शुरुआत में। सो एग्जांपल है कि आप सुबह उठे और डिसाइड किया कि अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट 1 सूर्य नमस्कार करूँ, एटलीस्ट 1 पुशअप करूँ। और साइंस ने ये प्रूव किया है कि 1 साल जब आप जिम का मेंबरशिप लेते हो तो आप 15 दिन से ज़्यादा जा नहीं पाते हो, और वो आपको एक फेलियर वाला फीलिंग देता है। एवरीबडी लाइक्स टू विन। तो जब आप ये सोचते हो कि यार मैंने तो 1 साल का मेंबरशिप ले लिया, आई एम अ लूज़र, मैं तो 15 दिन भी नहीं जा पाया, अब आगे के एक्शंस आप नहीं ले पाओगे। सो उससे बेटर है कि आप अपने आप को ये बोलो मुझे सिर्फ 1 मिनट एक्टिविटी करनी है या 1 थिंग अ डे करना है। सो एज आई सेड, आप 1 मिनट का वॉक कर सकते हो, 1 पुशअप कर सकते हो, 1 स्क्वाट कर सकते हो, 1 मिनट का प्लैंक कर सकते हो, जो मुश्किल है 1 मिनट, 10 सेकेंड करो, बट जो आपसे संभव है वहाँ से शुरू करो। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, फाइंड अ मूवमेंट जो आपको अच्छी लगती है। सो एग्जाम्पल, अगर आपको अच्छा लगता है साइकिलिंग करना, अगर आपको अच्छा लगता है स्विमिंग,
कुछ स्पोर्ट खेलना किसी को अच्छा लगता है, कोई बोलेगा मुझे एक्सरसाइज नहीं करना बट मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत अच्छा लगता है, ओके वो करो। जैसे हम अपने पूरे परिवार के साथ आप जानते हैं कि पैडल है, पिकल बॉल, वॉलीबॉल खेलते रहते हैं। क्यों? बिकॉज वो आपको एक्टिव रखेगा और वो आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स भी ऐसे प्रोड्यूस करेगा जो आपको हमेशा खुश रखे। सो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो घर पे कर सकते हैं, एटलीस्ट कुछ नहीं तो बेली फैट लूज करने का एक सबसे इफेक्टिव फॉर्मूला है, एंड दैट इज डिनर के आधे घंटे के बाद 15 मिनट का वॉक कर लो। ये बहुत पावरफुली वर्क करता है। डिनर के बाद का वॉक सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है आपके बेली फैट को कम करने के लिए। आप वॉक दिन में करो वर्सेस आप रात को डिनर के बाद करो, दोनों में बहुत ज़्यादा आप फ़र्क देखोगे। मॉर्निंग वॉक इज़ एब्सोल्युटली गुड बट इवन बेटर इज पोस्ट डिनर वॉक। तो 30 मिनट का गैप रखा, 15 मिनट्स मिनिमम वॉक कर लिया, यू विल सी विद इन 7 डेज आपका वजन कम होगा ही होगा, बेली फैट भी आप लूज़ करोगे। अमेजिंग। आपकी बातों में आप बहुत सारा एक्सरसाइज को, मूवमेंट को प्रायोरिटी दे रहे हो। अब तक आपने हज़ारों लोगों को गाइड किया हुआ है, तो आई एम वेरी श्योर कि आपने कुछ कुछ ऐसी मिस्टेक्स फाइंड आउट की रहेगी जो ज़्यादातर लोग कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि क्या क्या गलतियां हम डे टू डे लाइफ में करते हैं जाने अनजाने में, जो शायद अगर हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर ले तो हमारा फैट लॉस, वेट लॉस जल्दी हो जाएगा। हम एक गलती जो सबसे बड़ी करती है दैट इज़ एक शब्द का यूज़ करना, फटाफट। शुरुआत ही गलत करते हैं। हम ये सोचते हैं शादी आ रही है, फटाफट वज़न कम करना है, मुझे वो कपड़े पहनने हैं, जैसे गुजरात में नवरात्रि आ रही है तो मस्त कपड़े, तो मुझे फटाफट वज़न कम करना है। या किसी दोस्त को देख लिया, यार इसने जो किया ना मुझे भी अचीव करना है, फटाफट 10 किलो 1 महीने में। या रिक्शा के पीछे लिखा हुआ था कि बिना मूव किए, बिना एक्सरसाइज किए 1 महीने में 10 किलो कम कर दो। तो ये जो क्विक फिक्स है, फटाफट से कोई भी चीज़ को करना, वो आपकी शुरुआत ही गलत कर देगा और आप बाद में डिप्रेस और अपसेट होंगे ही होंगे, क्योंकि तरीका गलत है तो नतीजा भी गलत आएगा। सो पहला, फटाफट शब्द को हटाओ और उसके बजाय शांति से करना है, सस्टेनेबल तरीके से करना है। ऐसे करना है जहाँ पर आप उसे मेंटेन कर सके और उसे एंजॉय कर सके। अत्याचार नहीं देना है अपने आप को। मतलब 1 घंटा पनिशमेंट नहीं है जिम करना, या 1 घंटा वर्कआउट करना पनिशमेंट नहीं है, बट आप अपने बॉडी को सिखा रहे हैं, धीरे धीरे अपने वायरिंग को चेंज कर रहे हैं कि इसमें मुझे मज़ा आ रहा है। सो ये फटाफट शब्द हटाना है और व्हाट और वाई को डिसाइड करना है। बहुत सारे लोग जो है अपने गोल के ऊपर फोकस नहीं करते, अपने वाई के ऊपर फोकस नहीं करते, मुझे वो क्यों अचीव करना है उसके ऊपर फोकस नहीं करते। और लुक के बेटर वो हमेशा होता है कि लुक्स के ऊपर फोकस ना करके आप फीलिंग के ऊपर फोकस कीजिए कि मुझे बेटर फील करना है। जैसे वीरल भाई, आपने वज़न कम किया तो आपको अंदर से जो फीलिंग आ रहा है, यू फील कि वाह, मैं ज़्यादा एनर्जेटिक हुआ हूँ, ज़्यादा बेटर मूड हुआ है, मेंटल हेल्थ और स्लीप सब कुछ बेटर हुआ है, आपका काम का क्वालिटी भी इम्प्रूव हुआ होगा। करेक्ट, राइट। सो उसके ऊपर जब आपका फोकस होगा, ऑटोमेटिकली आपका तरीका जो है वो सही हो ही जाएगा। हमारा तरीका गलत तब होता है जब हमारा व्हाट एंड वाई बराबर नहीं होता। अमेजिंग अमेजिंग। बहुत अच्छे तरीके से मैम आपने बताया, लेकिन ये गोल फिर सेट करना क्या चाहिए? क्योंकि कुछ लोगों को तो रहता है कि चलो मेरा वेट इतना है, मेरा इतना हो जाना चाहिए। तो एक रियलिस्टिकली एक मुझे थोड़ा रोड मैप बता दीजिए कि कितने दिन का हमें टाइम फ्रेम चाहिए और कितना वेट उसमें लूज़ हो सकता है। सो वेट लॉस करना और बेली फैट लूज़ करना दोनों अलग चीज़ होती है, बट मैं पहले अगर वेट लॉस की बात करूं तो मैथमेटिकली 1 किलो फैट जो है उसको लूज़ करने के लिए आपको 7700 कैलोरी का डेफिसिट चाहिए। बहुत बेसिक चीज़ है ये। अब 1 किलो फैट यानी जब आप 1 ग्राम फैट की बात करते हो उसके अंदर 9 कैलोरीज होती है, तो 1 किलो फैट के अंदर 9000 कैलोरीज। अब वो 9000 जो है उसके अंदर प्योर फैट नहीं होता, उसमें वाटर और बहुत सारी और भी चीज़ें होती है। तो अगर हम रफली 85% फैट काउंट करें, 7700 कैलोरी मतलब 1 किलो फैट, कैलकुलेशन ये है। सो अगर आप एक दिन के दौरान 500 कैलोरी का कैसे भी डेफिसिट करते हो, डेफिसिट का मतलब क्या हुआ, आपने 2000 कैलोरी खाई और 1500 कैलोरी बर्न करी तो 500 कैलोरी एक्स्ट्रा है, ये सरप्लस है। बट उल्टा 2000 कैलोरी खाई और 2500 कैलोरी बर्न करी तो ये 500 कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट हुआ, माइनस में है आप, जिसकी वजह से आपका बॉडी जो है वो वेट लॉस के स्टेज में चला जाता है। अब जब आप 500 कैलोरी का डेफिसिट एक दिन में करते हो तो करीबन आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर शायद ये 1 किलो फैट कम करोगे। अगर आप एक दिन में 1
1000 कैलोरी का डेफिसिट करते हो तो एक हफ्ते में 1 किलो के आसपास आपका फैट कम होगा। तो ये है मैथमेटिकल कैलकुलेशन। बट आसान भाषा में इसको अगर मैं समझाऊं, डेफिसिट क्रिएट कैसे होता है। स्टारवेशन नहीं करना है, मतलब कि भूखे नहीं रहना है, या कोई ऐसे फास्ट पे नहीं जाना है जहाँ पर बहुत कुछ और भी चला जाए, बाल भी चले जाए, पीरियड्स भी चले जाए, ग्लो भी चले जाए स्किन का। बट आपको ये डिसाइड करना है कि ओके, मुझे अपने थाली में बैलेंस्ड मील, बैलेंस्ड फूड रखना है जिसमें हर एक माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आ जाए, और मुझे रेगुलरली मूवमेंट भी करना है। तो एग्जांपल है, जब आप एक फ्रेंच फ्राइज छोड़ के जो बर्गर लिया आपने, उसके साइड में जो फ्रेंच फ्राइज आता है, उसके बदले अगर आप उसे कहते हैं मुझे साइड ऑफ सैलड दे दो, तो उसमें आपने करीबन 200 कैलोरी का या एटलीस्ट 100 कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट कर लिया। या बाहर जाते हो सैंडविच खाते हो, बट सैंडविच के साथ वो केचप भी मस्त डुबो डुबो के खा रहे हो, तो वो जो केचप है उसमें एक्स्ट्रा 50-80 कैलोरी आ गई। आप स्किप कर दो अगर केचप को, या वो सैंडविच में आप बोलो कि मेयोनीज मत डालो, तो उसमें आपने और कैलोरी डेफिसिट कर ली। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही है। आप शाम को 2 बिस्किट खा रहे हो, वो भी एकदम मासूम सी दिखने वाली बिस्किट जो बोलते हैं कि इसके अंदर क्रीम भी नहीं है, ऊपर से वो शुगर भी नहीं स्प्रिंकल किए हुए, और जब आप ये बिस्किट खा रहे हो तो आपको लगता है कि ये तो कितनी मासूम बिस्किट है, ये बिस्किट मेरा क्या बिगाड़ेगी। बट जब आप उसे खा रहे हो, और एवरीडे 2 बिस्किट जब आप खा रहे हो जिससे पेट नहीं भर रहा है, सिर्फ और सिर्फ पेट फुल रहा है, वो आपका वेट गेन कर रही है। सो यहाँ देखिए कि कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अपने बॉडी में डाल रहे हो, जो कैलोरी वाइज तो बहुत ज़्यादा है पर लगता है कुछ नहीं है। तो अनटाइमली स्नैकिंग करना, ऐसे ही बस किसी दोस्त ने दे दिया और ले लेना, प्लीज़ मत करो ये। कि आपका दोस्त कुछ बोले कि यार दोस्त है ना तो थोड़ा तो शेयर कर ले, ऐसा शेयरिंग इज़ नॉट केयरिंग। अमेजिंग। इनफैक्ट आपको उनको बोलना चाहिए कि चल यार अपनी दोस्ती तो पक्की है, एक काम कर, मैं सलाद खा रहा हूँ, तू भी वही कर ले, उसमें शेयर कर ले। एग्जैक्टली मतलब जब 2 दोस्त मिलते हैं या कुछ दोस्त मिलते हैं, और जिसने शराब आज दिन तक ट्राई नहीं किया, उसको जब पहली बार करवाते हैं तो ये बोल के करवाते हैं, नहीं यार अगर तू दोस्त है तो दोस्ती की खातिर ले ले। मैं तो ये कहती हूँ कि उसे ये कहना चाहिए कि तू अगर मेरा सच्चा दोस्त है तो तू छोड़ ले और मेरे साथ ये हेल्दी लाइफस्टाइल जीना शुरू कर। सो आई थिंक वही चीज़ है, अब वही मैटर करता है। इवन एनवायरनमेंट मैटर करता है कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं, क्या वो हेल्थ कॉन्शियस है, क्या वो हेल्दी है, क्या वो रेगुलरली वर्कआउट की बात करते हैं, क्या वो हेल्दी खाने की बात करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। तो ये बहुत मैटर करता है। यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हम अभी डाइट की बात कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में बहुत ज़्यादा चल रहा है 1 मील अ डे का कॉन्सेप्ट। ये बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, इवन सेलिब्रिटीज़ फॉलो करते हैं, दिन में एक ही बार खाना खाते हैं। करेक्ट। तो क्या ये सही तरीका है हमारे बॉडी को मेंटेन करने का? वंडरफुल क्वेश्चन। ओमैड 1 मील अ डे जो है वो ज़्यादातर मेल के लिए अच्छा होता है, फीमेल के लिए मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि आपके बॉडी में हॉर्मोन्स जो है फीमेल के बॉडी में, जब आप उसे स्टाव करोगे, जब आप बॉडी में सिर्फ पूरे दिन के दौरान एक ही मील डालोगे, तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आप इरिटेटेड हो जाओगे, ज़्यादातर फीमेल्स। पर मेल के कंपैरिजन में, मेल जो है जब वो ओमैड करते हैं तो उनको हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं, उनको पीरियड्स नहीं आते, उनको कोई प्रेगनेंसी या कोई मेनोपॉज का प्रॉब्लम नहीं है, तो वो बेटर झेल सकते हैं या बेटर उसे ले सकते हैं एफिशिएंटली। सो इन दैट केस इट इज़ ओके। बट ओमैड क्या ज़िंदगी भर करना चाहिए? नॉट एट ऑल। क्योंकि आपके बॉडी को खाना ना देना सोल्यूशन नहीं है। आपके बॉडी को न्यूट्रिशन जो चाहिए वो तो चाहिए ही चाहिए, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ अ फ्यू आवर्स आपको देना चाहिए ड्यूरिंग द डे, सो दैट आपके बॉडी को जो रेगुलर इंटरवल पर मिलना चाहिए वो मिले और डेफिशिएंसी क्रिएट ना हो। सो लेट्स से 1 हफ्ता कर लिया, 3 दिन कर लिया, मे बी 1 महीना कर लिया, बट उससे ज़्यादा ओमैड की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है, वो सस्टेनेबल नहीं है। ट्रू। क्योंकि अभी चलो हम वेट लॉस की जर्नी में हैं तो हम ये मेंटेन कर भी लेंगे, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि जब भी हम स्टार्ट करेंगे वापस से लाइक बैक टू नॉर्मल लाइफ में आएंगे, तभी फिर से वो वही स्पीड से वेट गेन होना चालू हो जाएगा। एब्सोल्युटली। तो क्या ये मिथ है, सच है? और अगर सच है तो इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे करें फिर? गलत तरीके से जब आप वेट लॉस करते हो तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि एग्जाम्पल, आप बीमार हो गए, आपने वज़न लूज़ किया, क्यों किया? क्योंकि आपने कुछ खाया नहीं ना उस वक्त, तो कैलोरी गई नहीं, तो आप डेफिसिट में चले गए और आपने वज़न कम कर दिया। बट वज़न कम करना बहुत बड़ी टर्म है, उसके अंदर क्या कम किया आपने? क्या फ़ैट कम किया, मसल कम किया, वाटर कम किया,
मिनरल बोन डेंसिटी कम हुई, क्या कम हुआ एग्जैक्टली तो लोगों को ये कन्फ्यूजन बहुत है, वेट लॉस हुआ, फैट लॉस हुआ। अगर फोकस ये है कि फैट लॉस करना है तो कभी भी वो वापस नहीं बढ़ेगा इन मोस्ट केसेस। वेट लॉस पे फोकस किया तो इन मोस्ट केसेस वो वापस बढ़ेगा, क्योंकि तरीका गलत होगा। सो अब जब वज़न, फॉर एग्जांपल आपने जिम ज्वाइन कर लिया वज़न कम करने के गोल से, अब आप थोड़े से है ना लेथार्जिक हो जाओगे, यू आर लाइक 10 किलो कम हो गया है ना, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ, अब मैं थोड़ा सा जो नहीं छोड़ दिया था, शुगर छोड़ दिया था या रोटी छोड़ दी थी, चावल थोड़े से कम किए थे, वापस से खाना शुरू करोगे, वो वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। फैट लॉस के ऊपर फोकस किया और मसल गेन के ऊपर फोकस किया तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब हम वेट लॉस गलत तरह से कर लेते हैं, फिर उसके बाद जब वेट गेन करते हैं तो हमने लूज किया मसल, गेन करेंगे फैट। ये और बड़ा प्रॉब्लम है गलत तरह से वजन कम करने का। अमेजिंग अमेजिंग। और एक हिसाब से आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि फैट लॉस के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि कुछ चीज़ें खानी चाहिए, कुछ चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जब आप फैट लॉस को दिमाग में रखते हो तो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ चली जाती है। अब पहले आज से अगर लाइक 6 महीने 7 महीने पहले मैं भी देखूँ तो मेरी भी बहुत सारी आदत है कि यार चलो रास्ते पे निकल रहे हैं, ये खा लेते वो खा लेते, लेकिन अभी वो सबकॉन्शियसली दिमाग में चला गया कि नहीं यार ये खाऊंगा तो इसमें फैट्स बढ़ जाएंगे, इसमें इतनी कैलोरीज होगी। चलो इतना स्टडी करने के बाद तो मुझे पता चल गया कि किस में फैट्स है, किस में कैलोरीज है, किस में क्या है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई एक लेमैन लैंग्वेज के लिए आप बताइए, कोई ऐसा पर्सन है जिसको नहीं समझ रहा है, जैसे अभी आपने बात की कैलोरी डेफिसिट करनी चाहिए, कैसे मैं मेजर करूँ, कैसे मैं दिन का कैलोरी इनटेक आउट या बर्न रेशो या डेफिसिट कैसे मेजर कर सकते कोई? सिंपल है, आप अभी जो खाना खा रहे हैं पहले तो उसे एक पेपर के ऊपर लिख लीजिए। आप चाहो हैंड रिटन लिखना, आप चाहो फोन में लिखना, लैपटॉप पे लॉग करना, एआई को बताना, जो आप करना चाहो, बट पहले तो लिखो। व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स इम्प्रूव्ड। पहला तो हमें लगता है कि हम कम खाते हैं, ये लगना बहुत बड़ा शब्द है, होना अलग ही होता है। तो ज़्यादातर लोग, जितने लोगों ने, मैंने हज़ारों लोगों को जब आज कोच किया हुआ है, आई नो ज़्यादातर लोग मुझे ये कहते हैं मैं तो कुछ खाती नहीं हूँ, हवा खाती हूँ वज़न बढ़ जाता है। तो ये हवा क्या है? हवा इस जो दिख नहीं रहा है, आपको पता नहीं है। आप किचन में खाना पका रहे थे और उस वक्त आपने 2 चिप्स खा ली, वो आपको दिखा नहीं, बट अंदर तो गया, राइट? ऐसे ही नमकीन शाम को 5 बजे आपको लगता है ये तो 2 ही चम्मच लिया, 1 ही कटोरी लिया, क्या फ़र्क पड़ता है, बट वो बॉडी में जाके तो आपको वेट गेन कर ही रहा है। सो पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ट्रैक कर लो। अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ चेंज। मेजर करना शुरू कर दिया आपने, लिखा क्या 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 खाया, अब आप उसमें देखो कि एक्सेस में क्या हो रहा है। एग्जाम्पल है, आपको अगर लगता है कि आप ज़्यादा चावल या ज़्यादा रोटी ले रहे हो, उसे कम कर दीजिए। तो पहला टिप ये है कि 2 ग्रेन एक मील में मत लीजिए। सो अगर आप लंच में लेट्स से रोटी ले रहे हो तो राइस मत लो, शाम को अगर राइस ले रहे हो तो रोटी मत लो। 2 ग्रेन जब इकट्ठा करते हो तो वो बहुत ज़्यादा आपके बॉडी में ब्लड शुगर और हार्मोनल इन्फ्लेमेशन वगैरह इश्यूज क्रिएट करने वाला है। तो हो सके तो 2 ग्रेन को अवॉइड करो। इन केस आप वज़न कम करना चाहते हो, वज़न बढ़ाना है, तो 2 ग्रेन या उससे ज़्यादा ले लो। सो एग्जाम्पल है कि आप अगर गेहूं की रोटी ले रहे हो, अगेन आप सोचो उसमें कैसे बेटर कर सकते हो। गेहूं की रोटी के बदले ज़्यादातर लोगों के लिए बेटर ऑप्शन होता है रागी, मक्का, बाजरा विंटर के लिए, या राजगिरा हुआ, जवार की रोटी हुई, अगर वो लेते हैं तो बेटर है, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट, ज़्यादा फाइबर होंगे, आपको ओवर ईट नहीं करना पड़ेगा। और ज़्यादातर लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंट होते हैं। सभी को रोटी छोड़नी है, गेहूं छोड़ना है, ऐसा नहीं है, बट बहुत सारे लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंट होते हैं। मैं भी ग्लूटेन इंटॉलरेंट हूँ, तो मैं अवॉइड करती हूँ कि रोटी गेहूं की अवॉइड करूँ। ये हुआ आपका मील में थोड़ा बहुत चेंज। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, तो अपना टाइमिंग फिक्स कर लो। हमारा ज़्यादातर लोगों का, हम मुंबई में अभी ये शूट कर रहे हैं, मुंबई में आप किसी को भी पूछोगे कि आप लंच कितने बजे लेते हो, लास्ट 1 महीने का ट्रैक करो, सेम टाइम पे ज़्यादातर लोगों का नहीं होगा। कभी 1 बजे लिया, कभी 12 बजे लिया, कभी 4 बजे लिया, कभी लिया ही नहीं, चाय पी ली। वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारा उस पर फोकस नहीं है। हम कमाते क्यों हैं, रोटी खानी है उसके लिए, बट कमा के रोटी खाने का ही वक्त नहीं है, तो कमा के करना क्या है। तो आई थिंक वी नीड टू रिमेंबर दैट। और वो जो मील टाइम है पहले वो फिक्स कर लो। सो एग्जाम्पल, 3 मेन मील का टाइम फिक्स कर लो।
ब्रेकफास्ट लंच डिनर आपने टाइम फिक्स कर लिया, और उसके बीच में जहाँ आपको लगे कि मुझे भूख लगती है वो आपका हुआ स्नैक टाइम, तो वो मिनी मील टाइम हुआ। तो दिन में 4 या 5 टाइम फिक्स कर लो। उसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ चखने के लिए कोई देता है, चॉकलेट दे दिया, नमकीन दे दिया, समोसा, थोड़ा वड़ा पाव मेरे साथ ट्राई कर ले, वो मत करो। बिकॉज वो एक बाइट भी आपके इंसुलिन को नॉक नॉक करके जगा रहा है और बोल रहा है कि आओ और मेरा शुगर बैलेंस करो, और वो फिर पगला जाता है कि यार अभी तो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, वापस से तो मैं सो रहा था, वापस से जगा दिया। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रू ट्रू। आपका कहना ये है कि राइस और रोटी दोनों साथ में नहीं खाना चाहिए, जबकि इंडिया में तो 90% फैमिली में राइस, दाल चावल रोटी सब साथ में ही खाते हैं। तो क्या हमें जो सिखाया गया है वो सब गलत है और आप बोल रहे हो सही है? अब इसमें है ना एक कंसेप्ट बहुत चल रहा है, दादी नानी ने जो खाया वो आप खाओ। मैं इसमें नहीं मानती हूँ, एंड आई नो कि बहुत सारे लोग कमेंट में भी लिखेंगे, बट मैं आपको बता दूँ, दादी नानी जिस ज़माने में जी रहे थे, उस ज़माने में जो खाना मिल रहा था, जो स्ट्रेस का लेवल था, या जो आसपास एनवायरनमेंट था, जो टॉक्सिन का एक्सपोजर था, क्या वो सेम था जो आज है? नहीं। वहाँ स्ट्रेस नहीं हुआ करता था, वहाँ एक्टिविटी लेवल कितनी हाई हुआ करती थी, वहाँ क्वालिटी ऑफ फूड कितना अच्छा था। अब आज फास्ट फॉरवर्ड करके देखें तो सॉइल इज़ डिप्लीटेड, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो फूड में कहाँ से आएंगे? तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। दूसरा, आज अगर हम देखें तो हवा, पानी, सब कुछ पोल्यूटेड है, विच आर भी पोल्यूटेड है, टू मच ऑफ स्ट्रेस, फास्ट लाइफस्टाइल हमारी हो चुकी है। तो फिर वो दादी नानी के ज़माने में जो चल रहा था वो आज के ज़माने में ज़्यादातर चीज़ें नहीं चलेगी। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो गलत है, एब्सोल्युटली राइट, बट हाँ 100% उनको देख के अगर हम फॉलो करेंगे तो वो नहीं होने वाला है, स्ट्रेस ही आने वाला है। वो चावल और रोटी एक साथ खा लेते थे, 50-50 गुलाब जामुन खा लेते थे, राइट? हमने अपने दादा से सुना है, नाना से सुना है कि वो एक साथ 15-20 मोटी मोटी रोटी खा जाते थे। पर साथ में ये भी सुना है कि 50 दंड भी करते थे। ये भी सुना है कि 5-5 किलोमीटर साइकिल चला के स्कूल जाते थे, और मम्मी से, दादी से, नानी से सुना है कि वो 2-2 किलोमीटर वॉक करके कुएं से पानी भर के लेकर आते थे। एक बच्चा इधर, एक मटका इधर, एक मटका इधर, नेचुरली एब्स बन जाते थे। वो पोछा लगाते थे नीचे बैठ के, वो कोई भी अगर आटा भी अगर उनको बनाना होता था घर पे करते थे, सारी चीज़ें घर पे दलते थे। तो वो आज हम नहीं कर रहे हैं। तो अगर उस ज़माने में जो लेवल ऑफ लाइफस्टाइल थी वो अगर आज बदल चुकी है, तो हमारा खाना भी तो बदलना चाहिए। ट्रू ट्रू, अमेजिंग। सो इसीलिए रोटी और राइस एक साथ अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादातर लोगों के लिए ये ज़्यादा कन्वीनियंट है, और वो आपको ओवर ईटिंग से भी बचाता है। पहले हम इतना प्रोटीन नहीं लेते थे क्योंकि हम एक्टिव ज़्यादा थे। अब कार्बोहाइड्रेट बुरे नहीं है, रोटी एंड राइस कार्बोहाइड्रेट है, इसीलिए हम कम करने की बात कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जाके क्या बनता है? शुगर। तो वो जो आप चाय में थोड़ा सा शुगर डाल रहे हो, 1-2 चम्मच शुगर, हमें लगता है सिर्फ वही शुगर है, पर वही शुगर नहीं है। हम जो भी कार्बोहाइड्रेट बॉडी में डाल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट में आता है रोटी, चावल, जितने भी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हम खा रहे हैं, सब कुछ कार्बोहाइड्रेट है। वैसे सभी फूड में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, बट ये मेजर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, 80% से ज़्यादा। तो ये सब कुछ बॉडी में जाके फैट, पहले शुगर में कन्वर्ट होता है, और जो अनयूज शुगर है वो फिर फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें लगता है कि हम सिर्फ वो 10 ग्राम शुगर ले रहे हैं चाय के अंदर 2 बार, पर वो 10 ग्राम नहीं है। आपने जो पूरे दिन के दौरान 200-250 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट लिया ना, वो सारा का सारा शुगर ही बॉडी में जाके बन रहा है। मोर कार्ब्स आपको तब लेने चाहिए व्हेन यू आर मोर एक्टिव। सो मोर कार्ब्स मोर एक्टिव, ये सिंपल सा रूल है। जिस दिन आप कम एक्टिव है उस दिन आपको कम कार्ब्स लेने हैं। अब आप अपने आप से पूछो कि आप एथलीट हो, कि आप हाईली एक्टिव हो, तो आप ज़्यादा कार्ब्स खाओ, नो प्रॉब्लम। राइस रोटी दोनों साथ में खा लो, नो प्रॉब्लम। बट अगर आप नहीं हो, अगर आप बैठे रहते हो, आप नेटफ्लिक्स के सामने या मोबाइल के सामने, टीवी के सामने, काम के सामने या किचन में खड़े रह के काम कर रहे हो, तो यू नीड टू कट डाउन ऑन योर कार्ब्स। सो कार्ब्स बुरे नहीं है, बट एक्टिविटी लेवल बढ़ानी पड़ेगी अगर वो लेना है तो। अमेजिंग अमेजिंग। इवन हमने बीच में ये भी बात की कि टाइमिंग को लेके कि आपको टाइमिंग फिक्स कर देना चाहिए। इनफैक्ट आपने ये बहुत अच्छी चीज़ बता दी कि अगर बीच में कोई भी आपको आके कुछ ऑफर कर दे तो ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, क्योंकि वो वापस से आपकी शुगर लेवल को बढ़ा देगा या Yes, इंसुलिन को बढ़ा देगा। तो क्या एक आइडियल टाइमिंग होना चाहिए खाना खाने के लिए? मतलब कितने घंटे का गैप रखना चाहिए बेसिकली एक मील और दूसरे मील के बीच में? ब्यूटीफुल। इसमें मैं 2 आंसर करती हूँ। पहले तो
आपका हेवीएस्ट मील जो है ज़्यादातर लोगों का होता है डिनर। एक बहुत बड़ी गलती, पूरे दिन में टाइम नहीं था तो रात को सारी भड़ास निकाल दी और पूरा का पूरा जो एकदम 56 भोग टाइप का मील ले लिया। वो सबसे बड़ा कल्प्रिट है बेली फैट या ओवरऑल फैट को बढ़ाने का। सो पहला तो आपका हाईएस्ट जो मील होना चाहिए, लार्जेस्ट मील जो होना चाहिए, दैट शुड बी योर लंच टाइम। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा ब्रह्मांड में है वैसा ही हमारा पिंड यानी शरीर में है। तो जो बाहर चल रहा है उसे हमें कॉपी करना है, बिकॉज हम नेचर का ही हिस्सा है। सो सूरज जो है, हमारे बॉडी में भी सूरज है और वो है हमारा डाइजेस्टिव फायर। तो बाहर जब यूनिवर्स में, बाहर हमारे दुनिया में जब हम सन हाईएस्ट देखते हैं स्काई में, विच इज़ अराउंड 12 PM, सो 12-1 के आसपास जब सन एकदम पीक पे होता है यानी फायर हाई पे होता है, तो हमारे बॉडी का भी फायर एलिमेंट हाईएस्ट होगा, विच इज़ अराउंड 12 और 1। तो आप उस वक्त गुलाब जामुन खाओगे ना तो आपका बॉडी बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर लेगा, वो डाइजेस्टिव फायर क्योंकि पीक पे है। बट वो डाइजेस्टिव फायर धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है जैसे ही सनसेट की ओर जाना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही शाम होता है हमारा भी डाइजेस्टिव फायर स्लो डाउन हो जाएगा, फिर उसे कुछ खाना नहीं देना है आइडियली। इसीलिए पहले के ज़माने में आप देखते थे कि लोग 6 बजे खाना बंद करके 9 बजे सो जाते थे, 8 बजे सो जाते थे, सूरज के साथ जीते थे। तो इसे कहते हैं सर्केडियन ईटिंग। हमारा बॉडी एक सर्केडियन रिदम फॉलो करता है, यानी सन राइज सन सेट के साथ बैलेंस में है। जब ये बैलेंस बिगड़ता है तभी जाके फैट बढ़ता है और बीमारियां आती है। सो पहली चीज़ जो है वो आप अपना लार्जेस्ट मील डिसाइड कर लीजिए, कितने बजे आप लेने वाले हैं, और वो वो टाइम अगर आप फिक्स रख सकते हो दैट विल बी द बेस्ट। आप अपना उठने का जो टाइम है, सो सुबह उठे लेट्स से फॉर एग्जांपल 7 बजे, उसके 2 घंटे के अंदर अगर आप कुछ ले सकते हो मील, दैट विल बी द बेस्ट। कुछ लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, वो भी अच्छी बात होती है। अगर आपको सूट करता है तो आप करो। अगर 16 घंटे सूट नहीं करता तो 14 घंटे, 12 घंटे, 11 घंटे, 10.5 घंटे करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट आपका 2 घंटे के अंदर, 6-7 बजे उठे, 9 बजे के आसपास आपने ब्रेकफास्ट कर लिया। ब्रेकफास्ट के 3, 3.5, 4 घंटे के बाद ही आप नेक्स्ट मील लीजिए। सो जो 2 लार्ज मील है उसके बीच में मिनिमम 3 hours to 5 hours का गैप होना चाहिए। यह है आइडियल गैप। अगर 2-2 घंटे पे खाना शुरू किया, जो एक कंसेप्ट है कि ईट एवरी 2 hours, वो ईट एवरी 2 hours अलग कंसेप्ट है। उसमें ऐसा है कि आप छोटा मील ले रहे हो, एक एप्पल भी एक मील है, एक बनाना भी एक मील है, एक बार नट्स खा लिए हैंडफुल, वो भी एक मील है। बट अभी हमारा मील थोड़ा लार्ज होता है ना, रोटी राइस वाला मील होता है, उसमें 2 घंटे नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आपका इंसुलिन वापस से आपको बोलेगा कि यार क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं अभी सो रहा था। सो लार्ज मील है 3 to 5 hours का गैप। पूरे दिन में 3 मेन मील लेने हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। और अगर मिनी मील लिया है लाइक एन एप्पल और अ बनाना या कोई फ्रूट या नट्स वगैरह, तो आप उसमें 1 घंटे का भी गैप रखोगे तो भी चलेगा, 2 घंटे का भी चलेगा। प्रोटीन शेक ले लिया, 1-2 घंटे का गैप, एब्सोल्युटली फाइन। अमेजिंग अमेजिंग। मैं चाहता हूँ मैम कि अगर जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई मेरे जैसा है जो सोच रहा है कि यार आज मुझे अभी आज से जर्नी स्टार्ट करनी है, क्योंकि ये पॉडकास्ट में इतनी अच्छी कन्वर्सेशन हो रही है। और आपको पता है मैम, अगर मैं कोई व्यूअर होता है इस पॉडकास्ट को देखकर, क्योंकि इतनी सारी गोल्डन नगेट्स मिल रहे हैं, तो मैं सबसे पहला काम क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले तो ये वीडियो को लाइक कर देता हूँ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेता हूँ, और लोगों को शेयर तो तुरंत ही कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये वेट लॉस की जर्नी में जाना चाहते हैं। Correct. अब ये जब जो लोग जर्नी में जाना चाहते हैं उनके लिए मुझे एक प्रॉपर मील का रेशियो बता दीजिए, क्योंकि जैसे अभी आपने बताया कि कार्ब्स को आपको अवॉइड करना है अगर आपका एक्टिविटी कम है तो, या कितना न्यूट्रिशन होना चाहिए, क्या चीज़ें रखनी चाहिए। तो अगर आप थोड़ा सा एक डाइट बता सको कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो या वेट लॉस करना चाहते हो तो ये चीज़ आप ब्रेकफास्ट में लीजिए, ये लंच में लीजिए, ये डिनर में लीजिए, तो वो क्या होगा? सो आइडियली हर मील में PFF रूल को फॉलो करो। व्हाट इज़ PFF? पहला P स्टैंड्स फॉर प्रोटीन। इंडिया प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसके ऊपर बहुत रील्स बनी है जो कहती है कि प्रोटीन मिथ है, कोई प्रोटीन डेफिशिएंसी जैसी चीज़ नहीं होती, बट है डेफिशिएंट, क्योंकि हमारा मसल जो है उम्र के साथ कम होता है, फैट उम्र के साथ नेचुरली बढ़ता है कुछ भी ना करने से। और मसल को रिटेन करना, उसके सिर्फ 2 ही तरीके हैं, एक खाने में प्रोटीन ऐड करो, दूसरा सामने वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बिल्ड करो, तो ही आपके मसल जो है बनेंगे, अदरवाइज कोई तीसरा तरीका है ही नहीं। करेक्ट। तो खाने में एक ही तरीका है विच इज़ प्रोटीन।
और क्योंकि हम आज खाने में प्रोटीन नहीं लेते, जितना प्रोटीन कम लेंगे उतना कार्ब ज़्यादा लेना पड़ेगा, जितना प्रोटीन कम लेंगे उतना ही खाना ज़्यादा खाना पड़ेगा। एक क्रेविंग होती है रात को, हमें जनरली शुगर क्रेविंग होता है, जनरली डिनर के बाद कुछ मीठा खाने की इच्छा होती है ज़्यादातर लोगों को, चॉकलेट खाना पड़ेगा, या उनको ऐसा लगेगा कि मुझे थोड़ा तो गुड़ तो खाना ही पड़ेगा, थोड़ा स्वीट तो लेना ही पड़ेगा, या उस वक्त नहीं लिया ना तो रात को 11-12 बजे उनको भूख लगती है। शुगर का क्रेविंग इज इक्वल टू प्रोटीन डेफिशिएंसी। जब आप पूरे दिन के दौरान प्रोटीन कम लोगे, यू विल सी कि आपको, मेरा कल का ही एग्जाम्पल है, तो वी वेंट फॉर अ शो, तो एक पॉडकास्ट के लिए कल मैं गई थी, तो कोई वजह से खाना थोड़ा मेरा टाइमिंग गड़बड़ हुआ, राइट। नाउ आई नो आई कैरी माई प्रोटीन शेक, तो मैंने प्रोटीन शेक ले लिया था, पर मेरा पूरा दिन का जो कोटा पूरा होना चाहिए वो बाय इन एनी वे नहीं हुआ। अब शाम को शो है, कैसे भी करके कुछ भी कर लिया। रात को मुझे जो भूख लगी और जो मैंने रात को शुगरी चीज़ें मुझे जो क्रेव हुई है, और मैंने जब उसको रियलाइज़ किया है कि यार दिस इज़ व्हाट आई टीच, कि मुझे क्रेविंग इसीलिए हुआ, पूरे दिन के दौरान मेरा प्रोटीन इंटेक हुआ ही नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ वो काप्स खाए, और रात को मेरा बॉडी पूरे दिन में कैलोरी बहुत गई, बट वो वाली कैलोरी गई जो एक्चुअली आपके बॉडी को इतनी ज़रूरत नहीं थी, कार्बोहाइड्रेट से बहुत गई, राइट। सो मेरा कहने का मतलब क्या है कि पहला पी, प्रोटीन आप देख लो कि पूरे दिन में कैसा पूरा करोगे। सो एग्जाम्पल, ब्रेकफास्ट में प्रोटीन के सोर्सेज क्या हो सकते हैं? आप पोहा ले रहे हो, उसके ऊपर स्प्राउट स्प्रिंकल कर दो। उपमा ले रहे हो, उसके साथ थोड़ा कर्ड ले लो। अगर आप चीला बना सकते हो तो बेसन का चीला, मूंग दाल का चीला, मिक्स दाल का चीला, स्प्राउट्स का चीला, या कटलेट्स बना सकते हो आप। तो ये सारे कुछ प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट ऑप्शंस हो गए, सिंपल है, सभी कर सकते हैं। फिर हुआ लंच, लंच में क्या ले सकते हैं? तो जितने भी दाल और फलियां हैं, एग्जाम्पल चना, छोले, राजमा, लोबिया। इंडिया इज़ अ ब्यूटिफुल कंट्री, इतने ऑप्शंस कोई दूसरे कंट्री में है ही नहीं। जब आप अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हो, वहाँ का डाइट का नाम क्या है पता है? इट्स कॉल्ड सैड डाइट, स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट। सैड डाइट, ये एक लिटरली नाम है। तो इसीलिए वहाँ के लोग जो है बीमारी में बहुत आगे हैं, क्योंकि वो सैड डाइट फॉलो करे, स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट। स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट कैसा होगा? एकदम बेज कलर का होगा, कलरलेस होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही कलर है, बेज यानी क्रीमिश कलर। तो ब्रेड, डोनट, मीट, वो भी अनहेल्दी प्रोसेस्ड मीट, राइट। तो सभी का कलर सेम ही, आप उस खाने को, कॉर्नफ्लेक्स, आप उस खाने को देखोगे कलरलेस खाना है। स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट में कहीं पर भी दाल, कहीं पर भी वो वेजिटेबल्स, कहीं पर भी वो फ्रूट आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो हमारा वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कल्चर कि इंडिया में इतने सारे ऑप्शंस, और सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से इतने सारे ऑप्शंस, और उसमें भी अगर एक दाल को हम लेंगे उसकी 50 अलग अलग वैरायटी आपको मिल जाएगी जो आप बना सकते हैं, राइट। अब तो जीपीटी को पूछो कि इसको मुझे साउथ इंडियन स्टाइल में बनाना है, बंगाली स्टाइल में बनाना है, इट विल गिव यू। तो अब ऑप्शन की कमी नहीं है, बस आप आपका जो नज़रिया है उसे बदलिए और उसे आप सही सवाल पूछे। सो सवाल क्या है? प्रोटीन कहाँ से लाऊं? तो लंच में आपने दाल फलियाँ अलग अलग लिया, कुछ नहीं तो आप मे बी बटर मिल्क ले सकते हैं, कर्ड ले सकते हैं, अगेन कुछ नहीं प्रोटीन शेक ले सकते हैं। शाम को 5 बजे प्रोटीन रिच नाश्ता क्या होगा? तो बोले सिंग चना। हमारा एकदम एज ओल्ड ट्रेडिशन है कि हम शाम को सिंग चना पहले खाया करते थे, तो रोस्ट करके सिंग चना आपने ले लिया। बट मैं वो सिंग की बात नहीं कर रही हूँ कि जो एकदम शुगर कोटेड आती है और आपको बोलती है पेरी पेरी फ्लेवर में और मसाला फ्लेवर में, और वो मसाला सिंग पता नहीं 10 वैरायटी में आपको बेचते हैं। तो दैट इज़ नॉट द पीनट्स जो मैं बात कर रही हूँ। सिंग चना, सिंपल सा रोस्टेड सिंग चना आपने ले लिया, मुट्ठी भर ले लिया, या नट्स और सीड्स आपने ले लिया। सो 5 भिगोकर बादाम या रोस्ट करके, अखरोट ले लिए, पावरफुल फूड, या सीड्स ले लिया, मिक्स सीड्स फॉर अ फीमेल, एक्सट्रीमली पावरफुल सीड्स, बहुत अच्छे होते हैं हॉर्मोन्स के लिए, उसके अंदर प्रोटीन फैट दोनों होता है, राइट। सो ये आपने ले लिया। अगेन शाम को आपने कुछ साउथ इंडियन ले लिया, इडली डोसा, या जैसे गुजराती में ढोकला, हांडवा वगैरह वगैरह चीज़ें होती है जो अगेन दाल से बनता है। तो महाराष्ट्र में थाली पीठ करके एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो ऐसी कुछ चीज़ें आप ले सकते हो। अगेन यू सी आपको क्या पसंद है,
वैरायटी ऐड करिए, आपके गट को, आपके ब्रेन को, आपके बॉडी को वैरायटी बहुत अच्छी लगती है, उसमें वो थ्राइव करता है। सो आई होप कि मैंने ये आपको एग्जांपल दिया कि पहला प्रोटीन का इनटेक आप देखो। 1 ग्राम के सामने आपको 1 किलो बॉडी वेट के सामने 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो 50 किलो के सामने 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो एक मील के दौरान आप ट्राई करो 20 ग्राम प्रोटीन को हिट करना। सो ये हुई प्रोटीन की बात। अब ये फॉर्मूला लंबा है, बट PFF प्रोटीन, पहले उसकी बात करी। कैसे भी करके पूरे दिन में, अभी आप 10 ग्राम पे हो तो तुरंत 50 पे मत पहुंचो, पहले 10 से 20, फिर 30, 50, ऐसे धीरे 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 आप बढ़ाओ। दूसरा जो होगा दैट इज़ फैट। फैट जो है, लोगों को लगता है कि मुझे मोटा कर देगा, बट जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसा फैट फैट को काटता है। तो एग्जाम्पल है कि आप अगर घी को अवॉइड करते हैं क्योंकि बेली फैट लूज़ करना है, तो ये सबसे बड़ी गलती है। घी इज़ अ सुपर फूड। वैसे सुपर फूड शब्द मुझे यूज़ करना अच्छा नहीं लगता, बिकॉज एवरी फूड इज़ अ सुपर फूड इन अ वे। मैं तो कभी कभी गुलाब जामुन को भी सुपर फूड कहती हूँ। क्यों? क्योंकि वो आपको अगर हफ्ते में एक बार खाना है, उसके मोटिवेशन के चक्कर में अगर बाकी के दिन आप हेल्दी खाते हो ना, तो वो भी तो सुपर फूड हुआ। सो बट इन अ वे घी इज़ अ सुपर फूड। अब आप घी जो है पूरे दिन में 1, 2, 3 चम्मच ले लो, एब्सोल्युटली फाइन। रोटी पे लगा दिया आपने, खिचड़ी पे लगा दिया, राइस पे ऐड कर दिया, तो घी हुआ, नट्स हुआ, सीड्स हुआ। रिफाइंड ऑयल को छोड़ के कोल्ड प्रेस्ड ऑयल आपने यूज़ कर लिया, तो ये भी हेल्दी सोर्स ऑफ फैट हुआ। वॉलनट्स अमेजिंग, ओमेगा 3 उसके अंदर बहुत अच्छा होता है। चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, अगेन ALA होता है उसमें, अल्फा नीलोलेनिक एसिड। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको हेल्प करेगा। आखिरी जो F है दैट इज़ फाइबर। फाइबर कहाँ से मिलता है? फाइबर मिलता है आपको वेजिटेबल्स में से, होल ग्रेन्स, मिलेट्स में से। सो अगेन, आप अगर मैदा खा रहे हो तो कम्प्लीटली रिफाइंड है। मैदे से बनी हुई चीज़ें आप और ज़्यादा प्रोसेस्ड और पैकेज फूड वर्जन में खा रहे हो, तो वो तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड है। तो आप उसके बजाय ये देखो कि होल ग्रेन मिलेट क्या है। तो वो हुआ गेहूँ, गेहूँ से भी बेटर हुआ कोई भी मिलेट, जवार, रागी जो हमने बात करी। राइस इज़ ऑल्सो फाइन, कभी कभी ब्राउन, कभी कभी वाइट राइस ले लिया। तो ये सारे ऑप्शंस हुए। वेजिटेबल के पूरे दिन में एटलीस्ट 4 सर्विंग लेने चाहिए। 4 सर्विंग मतलब 1 कटोरी सैलड इज़ 1 सर्विंग। तो लंच में आपने 1 कटोरी सैलड लिया, और थोड़ा सा आपने सीजनल सब्जी जो भी थी, टिंडे की सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी, या पालक की सब्ज़ी जो आपको सीज़न में मिला, वो बना दिया। शाम को भी आपने थोड़ा सूप ले लिया, या एक वेजिटेबल जूस ले लिया। तो ये 4 सर्विंग इन अ वे वेजिटेबल्स के आपके होने चाहिए, जिसमें से आपको फाइबर मिल जाएगा। सो PFF फॉर्मूला, अपने आप को पूछे मेरी थाली में प्रोटीन कहाँ है, फैट कहाँ है, फाइबर कहाँ है। अमेजिंग। किन चीज़ों को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो पिछले 3-4 महीने से मैं कुछ कुछ अपना वेट लॉस, फैट लॉस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी कहीं कहीं मुझे दिख जाता है कि यार ये फ्राइड आइटम है, तो यार ये तेल वाला है, वो अवॉइड करो। फिर कुछ अगर वेजिटेबल्स में आलू किसी ने डाल दिया तो मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अगर आप इस जर्नी में साथ में हमारे तय कर रहे हो, तो कौन सी चीज़ों को कम्प्लीटली अवॉइड करें? 3 महीने के लिए कुछ कुछ चीज़ों को अवॉइड करो, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में। फिर 3 महीने के बाद उसे आप वापस से री इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बट पहली चीज़ जो आपको बिल्कुल मेरे हिसाब से कल्प्रिट है पर दिखती नहीं है, दैट इज सॉफ्ट ड्रिंक। क्योंकि वो लगता है कि वो तो एक ग्लास पानी की तरह ही है ना, कलरफुल पानी, और उसके भाई बहन अलग अलग कलर के। सबसे फेमस है ब्राउन कलर, फिर उसके बाद आता है ऑरेंज कलर। तो ये जो अलग अलग कलर के पानी है, यही बहुत बड़ा कल्प्रिट है। क्योंकि एक कैन सोडा के अंदर इतनी शुगर होती है कि वो आपके इम्यून सिस्टम को 4 से 5 घंटे तक पैरालाइज कर सकता है। अब आपकी इम्यून सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके वेट लॉस की जर्नी में। आप जब आप सोडा देखते हो, जो सबसे फेमस सोडा होता है, उसमें 100 ml के अंदर 11 ग्राम शुगर होती है, 2 चम्मच से ज़्यादा। अब एक टाइम पे 100 ml कोई पीता नहीं है, एटलीस्ट 300 ml के आसपास, यानी 33 ग्राम ऑफ शुगर। 33 ग्राम, 1 स्पून यानी 5 ग्राम, राइट? तो दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 6 to 7 स्पून्स ऑफ शुगर। और वो 6 to 7 स्पून ऐसे गटागट हम पी जाते हैं, किसके साथ? खाने के साथ। तो पहला तो ये अवॉइड करना है। आप जब US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में घूमने के लिए जाते हैं ना, रेस्टोरेंट में जैसे ही जाते हैं, आपको सबसे पहला सवाल ये नहीं पूछते व्हाट वुड यू लाइक टू ईट।
सबसे पहला सवाल ये पूछते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक? हम्म, आप सर क्या पीना चाहेंगे? तो जब हम जाते हैं और हमें पूछा जाता है ना, वी से नथिंग, थैंक यू। हार्ड ड्रिंक नहीं तो एटलीस्ट आप कुछ सॉफ्ट ड्रिंक ले लो। नो नो, वी आर गुड, थैंक यू। अरे आप ऐसे कैसे, थोड़ा चिल्ड पानी, नींबू और हनी थोड़ा दे दूँ? वी आर लाइक नो नो, वी आर गुड, थैंक यू। ओके, आइस्ड वाटर? नो नो, वी आर गुड, थैंक यू। सो व्हाट शुड आई गिव यू? फिर हम कहते हैं प्लीज़ थोड़ा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पानी दे दो ना। तो उनको ऐसा लगता है कि ये जिंदा कैसे रहता है बंदा, खाना कैसे उतरेगा। तो जो हम साथ में, और ये कल्चर इंडिया में अनफॉर्चुनेटली आ चुका है ना, कि आज वी डोंट ईट एज इट इज, वी ईट अलोंग विथ ड्रिंकिंग समथिंग। क्यों? क्योंकि वो निगल, वो चबाना ना पड़े, ऐसे ही आप निकाल दो उसको ऐसे ही आप अंदर डाल देते हो विदाउट डूइंग एनीथिंग, विदाउट च्यूइंग। तो वो और ज़्यादा नुकसान कर देता है और आपकी कैलोरी इंटेक ड्रास्टिकली बढ़ जाती है। और इससे ही 600-700 कैलोरी आप एक्सेस कहाँ डाल देते हो आपको पता ही नहीं चलेगा, राइट? और आप देखोगे पिज्ज़ा और जो कोक का कॉम्बिनेशन है, दोनों बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है। ओकेजनली जब जब आप लेते हो दैट इज़ फाइन। कभी कभी मैं भी ले लेती हूँ। कोक इज़ समथिंग विच आई डू नॉट प्रेफर, तो मैं नहीं लूँगी। बट अदरवाइज पिज़्ज़ा मैं ज़रूर एंजॉय करती हूँ। अब आपको पता है एक स्लाइस पिज़्ज़ा जो डोमिनोज का होता है उसके अंदर 237 प्लस कैलोरीज होती है। एक स्लाइस की मैं बात कर रही हूँ। हमारा एक टाइम का मील का कैलोरी होता है 400 से 500 ग्राम, और ये एक स्लाइस पिज़्ज़ा के अंदर 237 कैलोरी से ज़्यादा होता है। अब आप ये सोचो कि हम कितने स्लाइसेस जनरली, कितने वीरल भाई, कितने स्लाइसेस हम खाते हैं? 3 एटलीस्ट 3 तो खाएंगे ही खाएंगे मिनिमम। और वो अकेला नहीं खाएंगे ना, उसके साथ पहले गार्लिक ब्रेड होगी, थोड़ा सा हमने कोक कुछ साथ में या सॉफ्ट ड्रिंक कुछ ले लिया, या उसके साथ कुछ और फ्रेंच फ्राइज ऐसा कुछ खा लिया। अब ये पूरा का पूरा मील की कैलोरी आप काउंट करोगे ना, तो वो कई 1000 से कई गुना ज़्यादा हो जाएगा। 1000 कैलोरी से कई गुना ज़्यादा हो जाएगा। अब आप सोचो कि आपके बॉडी में एक टाइम में 1000 कैलोरी, अब आप मूव नहीं कर रहे हो तो पूरे दिन में कितना सरप्लस में हम जा रहे हैं। तो पहली चीज़ सॉफ्ट ड्रिंक। दूसरी चीज़ है जो भी चिप्स या उसके भाई बहन अगेन है पैकेज फूड में, नमकीन है, चिवड़ा है और गुजिया सेव है, जो हमारे घर में ऑफिस में वो डिब्बे मस्त रखे हुए होते हैं। तो दैट इज़ समथिंग जो बहुत डेंजरस है, और वो शाम को 4-5 बजे का वक्त है ना, वो सबसे डेंजरस टाइम होता है। सो एग्जाम्पल है कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब आप वो पैकेट खोलते हो ना, चिप्स का पैकेट, वही पैकेट जिसके अंदर ऊपर 80% हवा होती है और नीचे 10-20% में कचरा होता है, जो कचरा बॉडी में डालते हो, और फिर आप कहते हो मैं तो हवा भी खाती हूँ तो भी वज़न बढ़ता है। आप लिटरली हवा ही खा रहे हो और आपका वज़न बढ़ रहा है। एंड आप वो चिप्स को अगर देखोगे ना, तो मुझे बताओ कि आप ये चिप्स को खाकर क्या आप ये कहोगे कि बस बस मेरा पेट भर गया, अब मुझे नहीं खाना है? बिल्कुल भी नहीं। और आपको पता है वो चिप्स के अंदर कितनी कैलोरीज होती है? 100 ग्राम के अंदर होता है 540 प्लस कैलोरीज, एक मील से ज़्यादा कैलोरीज। अब वो चिप्स आप कब खाते हो? या तो शाम को 5 बजे ऑफिस में बोर हो रहे हो, या तो किसी दोस्त के साथ कुछ शेयर कर रहे हो, या तो आप अल्कोहल के साथ चखना के रूप में ले रहे हो, या तो रात को जब नेटफ्लिक्स के ऊपर, प्राइम के ऊपर शो देख रहे हो कोई भी, और उसमें जब आप मस्त वो स्पेशल ऑप्स 2 देखा और ऐसे ही आप मस्त मज़ा करके देख रहे हो, खा रहे हो, उसमें कहाँ वो कैलोरी चली जाती है? वी डू नॉट नो। सो फर्स्ट इज सॉफ्ट ड्रिंक, सेकेंड इज पैकेज फूड, एंड थर्ड इज रिफाइंड ऑयल। दिखता नहीं है बट बहुत बड़ा नुकसान करता है। तो आपके किचन में आप ये तो सोच रहे हो मुझे सब्जियां खानी है और हेल्दी खाना खाना है, बट ये देखो सब्जियां किस में पक रही है। तो रिफाइंड ऑयल अगर घर में है तो बहुत बड़ा कारण है आपके बेली फैट का और ओबेसिटी का, तो उसे हटा दीजिए। आपके घर में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कौन सा ऑयल यूज़ होता है। तो देखो पैकेट के ऊपर रिफाइंड ऑयल लिखा है, अगर है तो थ्रो कर दो उसे। और आजकल हम है ना, सब्जियों में ऑयल नहीं डालते हैं, ऑयल में सब्जी डालते हैं। तो ये गलती हमें करना पड़ेगा, बिकॉज वी ड्रिंक सो मच ऑफ ऑयल एट द एंड ऑफ अ मंथ एंड अ ईयर। अगर हम देखेंगे इतना हम ऑयल पी जाते हैं दैट वी डोंट इवन नो। और आज हम घर पे कहाँ कुक करते हैं, बाहर का कुक करते हैं, और बाहर का जो फैट होता है वो ज़्यादातर ट्रांस फैट होता है, रीहीटेड ऑयल होता है, क्योंकि वो सेव करना चाहते हैं। और रीहीट करना ऑयल को आपके बॉडी में इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा ट्रांस फैट की वजह से, जो हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते। और इसीलिए फ्रेंच फ्राइज़ में मना करती हूँ कि बाहर का मत खाओ, घर पे बना के खाओ,
क्योंकि फ्रेंच फ्राइज़ जो है ज़्यादातर वो फ्रोज़न चिप्स आई मीन फ्राइज़ होती है, और उसे रीहीटेड ऑयल में वापस से जब तलते हैं आपके बॉडी में इतना ज़्यादा वो ट्रांस फैट लाता है, इतना ज़्यादा डैमेज करता है, इतने ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स आपके बॉडी में प्रोड्यूस होंगे दैट वी डोंट इवन नो. सो ये 3 चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए. अमेजिंग. आप इतना स्ट्रांगली बोल रहे हो कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बहुत ख़राब है क्योंकि शुगर्स बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन यार अभी तो डाइट कोक्स भी आ चुके हैं ना. मुझे कहीं पता था कि आप ये पूछोगे ज़रूर. डाइट कोक रेगुलर कोक से भी ज़्यादा डेंजरस है. आई एम सेइंग दिस अगेन. डाइट कोक रेगुलर कोक से भी ज़्यादा डेंजरस है. क्यों? रेगुलर कोक में तो पता है कि शुगर डाला है, बट डाइट कोक में लिखा हुआ होता है 0 शुगर 0 कैलोरी, और हमें लगता है कि ये तो मतलब शुगर ही नहीं है तो मैं तो कि पी सकता हूँ ना. पहला तो आप ओवर ड्रिंक करोगे, ज़्यादा पियोगे, बिकॉज यू फील कि ये तो हेल्दी है, मैं तो डाइट कोक ले रहा हूँ. दूसरा रीज़न क्यों वो डेंजरस है, उसके अंदर एक ऐसा आर्टिफिशियल शुगर होता है जो रेगुलर शुगर के कंपैरिजन में 1000 गुना ज़्यादा स्वीट है. तो आपके टेस्ट बर्ड को डैमेज कर देगा. मतलब अब जब आप शुगर रेगुलरली लोगे, कोई भी रेगुलर शुगर, या आपको पता है कैरेट भी शुगरी होता है थोड़ा, बीटरूट भी हल्का सा शुगर होता है उसके अंदर, जो हमें बिल्कुल उसका टेस्ट नहीं आएगा क्योंकि हमने टेस्ट बर्ड्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया. और अब रेगुलर खाने में से मज़ा ही नहीं आएगा क्योंकि आपने वो वाला शुगर ट्राई कर लिया जो 1000 गुना ज़्यादा स्वीट है. एस्पर्टेम होता है उसके अंदर. सो एस्पर्टेम इज़ वेरी 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 डेंजरस लॉन्ग टर्म. वो आपके गट हेल्थ को डिस्टर्ब कर देगा, आपके बुरे किस्म के जो बैक्टीरिया है वो बढ़ाएगा, अच्छे किस्म के बैक्टीरिया को मारेगा, और आपके जो रेगुलर शुगर टेस्ट जो है उसको वो डिस्टर्ब कर देगा. हमारे टंग में टेस्ट बड्स होते हैं, टेस्ट रिसेप्टर्स, टेस्ट बड्स, उसको उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग टेस्ट का सेंसेशन होता है. अब आप इमेजिन करो, एग्जाम्पल है, आपको मैं एक चैलेंज दूँ, 7 दिन एवरी मील आपको सिर्फ और सिर्फ डेयरी मिल्क चॉकलेट खाना है. 8वें दिन क्या होगा? खाना होगा ही नहीं, मतलब खा ही नहीं आप पाएंगे. बाहर निकाल दोगे. आपको लगेगा ये संभव ही नहीं है, आप 7 दिन भी नहीं टिक पाओगे. एक दिन के बाद ही आपको लगेगा कि मैं आई कांट हैव इट. क्यों? क्योंकि आपका जो टंग है ना, आपका बॉडी, आपका टंग डिज़ाइन हुआ है वैरायटी के लिए, और वो इतनी आर्टिफिशियल शुगर के लिए डिज़ाइन हुआ ही नहीं है, ले ही नहीं सकता है आपका बॉडी. अगर आर्टिफिशियल शुगर लेना है या मैं कहूँ हेल्दियर सब्सटीट्यूट लेना है, तो 2 बहुत ही नेचुरल सब्सटीट्यूट है शुगर के जो आप ले सकते हो, स्टीविया एंड मंक फ्रूट. तो ये दोनों बहुत ही हेल्दी है. बट डाइट कोक के अंदर एस्पर्टेम होता है, सुक्रालोस होता है, बहुत प्रोटीन शेक के अंदर भी एस्पर्टेम, सुक्रालोस, माल्टोडेक्स्ट्रिन होता है जो बहुत डेंजरस है. प्लीज़ अवॉइड इट. रीड द लेबल एंड अवॉइड इट. सो मैं बेसिकली मुझे 3 चीज़ों के बारे में पता चला. अगर मैं फ़ैट लॉस की जर्नी पे जा रहा हूँ तो मुझे एक तो सबसे पहले प्रोटीन के ऊपर ध्यान देना है, दूसरा मुझे कैलोरीज़ के ऊपर ध्यान देना है, कितना मैं खा रहा हूँ, कितना मैं कंज्यूम कर रहा हूँ और कितना मैं बर्न कर रहा हूँ, और तीसरा मुझे समझा कि मुझे शुगर से दूर रहना है. ये 3 ही चीज़ें या और भी ऐसी कोई चीज़ें होती हैं? वज़न कम करने के लिए इतनी बेसिक सी चीज़ें हैं, बट उसके अलावा 2 इम्पॉर्टेंट एस है जो अवॉइड नहीं करने चाहिए. वैसे 3 एस है, उसमें से एक मैंने कवर कर लिया, सिटिंग. 3 एस है जो बेली फैट को बढ़ाते हैं. पहला सिटिंग, जिसके ऊपर हमने बात करी. सो सिटिंग में क्या सोल्यूशन है? एवरी 30 मिनट्स थोड़ा सा मूवमेंट कर लो. दूसरा जो एस है वो है स्लीप. बहुत अंडररेटेड है. लोगों को ये नहीं पता कि एक्चुअली वेट लॉस स्लीप के दौरान होता है. आप जब वर्कआउट करते हो तब आपका फैट बर्निंग एक्टिवेट होता है, बट फैट बर्न कब होता है? जब आप रात को सो जाते हो. आपको न्यूट्रिशन मिलता कब है? असिमिलेट, अब्जॉर्ब, मेटाबोलाइज कब होता है? जब आप एक्चुअली सो जाते हो. उसका फ़ायदा आपको तब मिलता है. तो आज बिकॉज इंडिया का सर्वे ये कहता है कि दैट 92% पीपल इन इंडिया आर स्लीप डिप्राइव्ड. मतलब कि अगर ज़्यादातर लोग 7-8 घंटे की नींद एक तो लेते नहीं है, अगर लेते हैं तो उनकी वो क्वालिटी स्लीप नहीं होती है जो डीप स्लीप और REM, रैपिड आई मूवमेंट की स्लीप होनी चाहिए, रिस्टोरेटिव स्लीप जिसे कहते हैं, वो नहीं है. और उस सपने नहीं आते लोगों को. एक्चुअली सपने आना इज़ अ साइन ऑफ अ हेल्दी स्लीप इन मोस्ट केसेस, राइट? तो सपने नहीं आते हैं लोगों को, तो सपने ना आना इज़ अ बिग प्रॉब्लम. लोग जो है वो सोते हैं बट सोते सोते विचार करते हैं, या बीच बीच में जग जाते हैं, या जग के वापस सो नहीं पाते हैं. तो दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम. अब आप 2 लोग लेंगे,
पर्सन ए है जो 4 घंटे की नींद लेता है, पर्सन बी है जो 8 घंटे की नींद लेता है। दोनों सेम लाइफस्टाइल, सेम डाइट, सेम रूटीन फॉलो करेंगे, बट किसका वजन इफेक्टिवली और सही तरह से कम होगा? पर्सन बी का। एंड इट इज़ प्रूवन कि जब आप 4 घंटे उससे कम की नींद लेते हो या इवन 6 घंटे उससे कम नींद लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी ऐसे बिहेव करता है मानो एक डायबिटिक बॉडी कर रहा है। तो आपके बॉडी में डायबिटीज़ नहीं है, बट आपके सेल ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं मानो आपको डायबिटीज़ है। तो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उस लेवल का, इवन एक रात सही से ना सोना, आपका बॉडी इतना इंसुलिन रेजिस्टेंट होगा जितना डायबिटीज़ पेशेंट का होता है। तो स्लीप अंडररेटेड है। जब हम नहीं सोते हैं तो कॉर्टिजोल बॉडी में ज़्यादा रिलीज होता है। लैक ऑफ स्लीप इज इक्वल टू कॉर्टिजोल। कॉर्टिजोल मतलब स्ट्रेस हार्मोन। मोर कॉर्टिजोल इज इक्वल टू मोर बेली फैट। सो स्लीप, जब लैक ऑफ स्लीप है कॉर्टिजोल प्रोड्यूस करेगा, कॉर्टिजोल ज़्यादा फैट प्रोड्यूस करेगा और वो फैट बेली में स्टोर होगा। तो जब आप अच्छे से सोते हो, वो भी आइडियली 10 to 11 PM मैक्सिमम, तब तक अगर आप सो जाते हो तो आपके जैसे कुछ लोग ये कहेंगे कि 2 बजे सो के 9 बजे उठेंगे तो 7-8 घंटे उसमें हो जाए तो चलेगा। नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज स्लीपिंग इज़ लाइक स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में आप कितना इन्वेस्ट करते हो उससे ज़्यादा ज़रूरी है आप कब इन्वेस्ट करते हो। सेम तरीके से सोने में भी आप कितना सोते हो उससे ज़्यादा ज़रूरी है आप कब सोते हो। और जैसे स्टॉक मार्केट में मनी टाइम होता है ना कि उसमें मैक्सिमम रिटर्न मिलता है, वैसे ही स्लीप में भी मनी टाइम है एंड दैट इज़ 10 PM to 2 AM। रात को 10 से 2 के बीच में जो आपका स्लीप, रिस्टोरेटिव स्लीप और रिपेयर और रिजुविनेशन होता है ना, वो नेक्स्ट लेवल का होता है। एक सिस्टम हमारे बॉडी में होती है, ब्रेन में स्पेशली, विच इज़ ग्लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये जो ग्लिम्फेटिक सिस्टम है वो क्या करता है, रात को जब आप सो जाते हो ना, ब्रेन श्रिंक होता है और उसके अंदर से CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, प्रोड्यूस होता है और वो आपके टॉक्सिन्स को रिलीज़ करता है। वो आपका फैट लॉस इफ़ेक्टिव करता है। आपके फैट लॉस के कुछ एंजाइम्स होते हैं, उसे 20% ज़्यादा बढ़ा देता है। तो साइंटिफिकली इट इज़ प्रूवन कि आपका बॉडी जो है स्लीप के दौरान फैट लॉस ईजिली करेगा। तो दैट इज़ द सेकेंड एस। थर्ड एस जो है, कैन यू गेस? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, स्ट्रेस। इस पे लोग फोकस नहीं करते। स्ट्रेस जो है वो मेरे हिसाब से आज नंबर 1 रीज़न है बेली फैट का और ओबेसिटी का। क्यों? बहुत सारे रीज़न में से सबसे बड़ा रीज़न, बायोलॉजिकल रीज़न अगर मैं कहूँ तो हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल है। कॉर्टिजोल बुरा नहीं है, बट अति बुरा है। जो हमने बात करी, अति सर्वत्र वर्जयत, एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। तो कॉर्टिजोल आपको अलर्ट रहने में, जैसे अभी आपके बॉडी में कॉर्टिजोल रिलीज़ हो रहा है, मेरे बॉडी में जब मैं बोल रही हूँ कॉर्टिजोल रिलीज़ हो रहा है, क्योंकि वो मुझे फोकस्ड और अलर्ट और प्रोडक्टिव रख रहा है। बट हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम है ना दिन के दौरान कॉर्टिजोल जितना प्रोड्यूस होना चाहिए वो उतना नहीं होता, और शाम को कॉर्टिजोल बहुत प्रोड्यूस हो रहा है जब सोने का वक्त होता है, और वो स्लीप को भी डिस्टर्ब करता है। स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, हमने देखा ऑलरेडी कि वो आपका बेली फैट जो है वो बढ़ाएगा। और ये बहुत बड़ा कारण है कि लोग जब बहुत स्ट्रेस में होते हैं वो वैसी ही चीज़ें करेंगे जो उनके हेल्थ के लिए ख़राब है। जब आप स्ट्रेस में होगे आपको शुगरी या सॉल्टी चीज़ खाने की इच्छा होगी। जब आप स्ट्रेस में होंगे आपके मूड स्विंग होंगे तो वो चॉकलेट खाने की इच्छा होगी। जब आप स्ट्रेस में होंगे तो आपको फिर रात का पूरे दिन का स्ट्रेस ख़त्म करने के लिए 2 ग्लास लेने पड़ेंगे। और इसीलिए बियर इज़ कनेक्टेड विथ स्ट्रेस, कहीं ना कहीं स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो बियर इज़ अ मेडिसिन फॉर स्ट्रेस। अब कुछ लोग इतना टुकड़ा लेके वायरल करेंगे, बट पूरी स्टोरी ये है कि वी नो दैट एक टर्म है जो अगर आपने सुना हो, बियर बेली। बियर बेली मतलब क्या कि आप इतना अल्कोहल में बियर ले चुके हो कि आपका बेली बढ़ चुका है, और बेली बढ़ने की वजह ही बियर है। तो आप देखोगे जो लोग बहुत ज़्यादा बियर लेंगे उनका बेली फैट बहुत ईजीली बढ़ जाएगा, कुछ ना करके। अगर वो नहीं भी खाएंगे तो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें ऐसा कहते हैं ना कि नहीं उसमें तो 4% अल्कोहल होता है, उसमें तो कहाँ कुछ ज़्यादा। बट आप जब वाइन या बाकी सारे कोई अल्कोहल लेते हैं ना, वो आप कम क्वांटिटी में लेते हो ना, 30 ml 60 ml या थोड़ा बहुत आप लोगे। बियर कितना लेते हो आप?
तो लोग ये नहीं जानते कि भले आप 4% बोल रहे हो अल्कोहल, बट वो पूरा का पूरा क्वांटिटी जब इकट्ठा हो जाता है ना, तो वो जो लेवल ऑफ अल्कोहल है वो तो नेक्स्ट लेवल है, प्लस उसकी कैलोरी, प्लस आप उसके साथ चखना लोगे, तो अल्कोहल जितना डैमेज करेगा उससे ज़्यादा फिर चखना डैमेज करेगा। दैट डज नॉट मीन बिना चखना आप अल्कोहल शुरू कर दो। आई नो लोग है ना कैसे भी कुछ भी अपना मीनिंग कुछ निकाल, जैसे इसमें से कुछ लोग मीनिंग निकालेंगे अच्छा रेड वाइन ले सकते हैं, अच्छा बियर छोड़ के बाकी अल्कोहल में विस्की ले सकते। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम ये छोटी छोटी चीज़ें जो कर रहे हैं ना स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, तो ऐसा करो ना कि स्ट्रेस इफ़ेक्टिवली प्रोडक्टिवली मैनेज हो, मेडिटेशन करके, ग्रैटिट्यूड करके, एफर्मेशंस बोल के, मे बी आपकी हॉबीज़ को फॉलो करके, कुछ ऐसा करके जिसमें आपको मज़ा आता है। क्रिकेट खेलो अपने दोस्तों के साथ, बैडमिंटन, पिकल बॉल, पैडल, कुछ खेलो जो आपको खुशी दे। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत डिटेल्ड में आपने बता दिया, और ये फॉर्मूला हमेशा मेरे लिए 3S याद रहेंगे। और सच में ये पॉडकास्ट में बहुत मज़ा आ रहा है, और मैं अगेन वापस आप लोगों को याद दिला दूँ भाई, कुछ भी अगर अच्छा सीखने मिल रहा है तो भाई लाइक कर लेना और सब्सक्राइब तो कर ही लेना। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैम, मैं आप लोगों को भी बता दूँ, आप सभी लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है कि हमें मैम से मिलना है, बात करना है, उनके पास कुछ कंसल्टिंग करना है। आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा गिव अवे हम लेके आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपने इस पॉडकास्ट में से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी मुझे कमेंट में बताइए, और हम आपकी कमेंट्स में से टॉप 50 लोगों को सेलेक्ट करेंगे। जिसकी सबसे बेस्ट कमेंट होगी उन लोगों के लिए गिव अवे हम देने वाले हैं। हम मैम के साथ एक 30 मिनट्स का ग्रुप कंसल्टिंग कॉल देंगे। मतलब अगर आपको मैम के साथ बात भी करनी है तो हम स्पेशली आपके लिए एक 30 मिनट्स का ग्रुप कॉल रखने वाले हैं, जिसमें आप अपने क्वेश्चंस पुट ऑन कर सकते हो और मैम आपको पर्सनली गाइड कर पाएंगे। सो भाई मेरे, जितनी भी चीज़ें सीखी हैं कमेंट में जाओ, लिखो कि आपने क्या सीखा और क्या सबसे बड़ा वाव मोमेंट था। ग्रेट मैम, एक और क्वेश्चन, अभी तो हम स्लीप और स्ट्रेस की तरफ आ गए, लेकिन मेरा एक फूड के रिलेटेड एक क्वेश्चन बाकी है। कुछ लोगों को ऐसे होता है कि मैं कुछ भी खाता हूँ, जैसे लाइक आई टेक एन एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट का आपने नाम सुना होगा। वॉरेन बफेट लाइफ में उन्होंने कितनी बार मैकडी के बर्गर्स और कोक्स और वही सारी चीज़ें खा रहे, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा हेल्दी माने जाते, भले इतने फिट एंड फाइन नहीं, लेकिन ही इज़ अलाइव इतनी एज पे भी। तो क्या हम भी बर्गर, फ्राइज और ये सारी चीज़ें खाए तो हम उतना जी सकते हैं? आपको पता है ज़्यादातर लोग है ना दूसरों को देख के ये सोचते हैं कि यार मेरा दोस्त तो इतना खाता है उसको तो कुछ नहीं होता है, मुझे भी ऐसे खाना है, किसी को नहीं हो रहा है मुझे क्यों कुछ होगा। बट हमें पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि आप वॉरेन बफेट का बाकी का रूटीन नहीं जानते हो। आपको ये नहीं पता है कि वो कितना वर्कआउट करते हैं, आपको ये नहीं पता कि न्यूज़ में लिखा है पर क्या सही में वो उतना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, या पूरे दिन में बाकी के समय वो सोते हैं कितना और कितना उनका स्ट्रेस का लेवल, वी डोंट नो दैट। रिसेंटली तो वो हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो कर रहे हैं। तो सी, हमारा दिमाग जो है ना, सबकॉन्शियस माइंड, हम जानते हैं कि हमारा एक RAS सिस्टम होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। तो वो कॉन्स्टेंटली उस चीज़ों पे फोकस करेगा जो वो फोकस करना चाहता है। तो एग्जाम्पल, आपने डिसाइड कर लिया मर्सिडीज़ लेनी है, रास्ते पे मर्सिडीज़ दिखना शुरू हो जाएगी। सिमिलरली आपको ऐसे लोग अगर माइंड में बिठा दोगे कि मुझे तो वैसे ही ढूंढने हैं जो अनहेल्दी खाकर भी हेल्दी रहते हैं, तो आपको वैसे लोग दिखना शुरू हो जाएंगे। पर उसमें वो आप मिस कर दोगे कि वो और क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको असर नहीं हो रहा है। दूसरा, हमारा सबका बॉडी डिफरेंट है। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी। अगर मैं वेस्टर्नाइज्ड कंसेप्ट कहूँ तो दैट इज एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ मतलब कितना भी खाएंगे वजन नहीं बढ़ेगा, तो उनके लिए वजन बढ़ाना बहुत बड़ा चैलेंज है। मेसोमॉर्फ मतलब मीडियम लेवल के, जिनको वजन बढ़ाना कम करना थोड़ा सा इजी है, जैसे मैं मेसोमॉर्फ हूँ। तीसरा है एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ मतलब उनका स्ट्रक्चर ही हैवी है, उनकी बोन की डेंसिटी और उनका ओवरऑल जो हम स्ट्रक्चर कहते हैं ना, वो बहुत हैवी है। तो उनके लिए कितना भी वो डाइट कर ले, एक्सरसाइज कर ले, वजन इतना आसानी से कम नहीं होता। इसे आयुर्वेद की लैंग्वेज में कहा जाता है वात, पित्त एंड कफ। वात मतलब एक्टोमॉर्फ, वजन बढ़ेगा नहीं। पित्त मतलब मीडियम, एंड कफ मतलब इनके लिए वजन कम करना इज अ बिग चैलेंज। तो जितने भी लोगों को वेट लॉस नहीं हो रहा है ना, ज़्यादातर लोग कफा प्रकृति वाले होते हैं या एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप होता है। अब ये बॉडी टाइप अलग है, तो आप किसी और की टी शर्ट देख के ये कहोगे कि यार इसकी लार्ज टी शर्ट मस्त लग रही है, मैं भी लार्ज लूँ। नहीं, आपको देखना पड़ेगा आपके बॉडी को क्या सूट करता है। तो मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, आपको लग रहा है कि मोदी जी 4 घंटे सो रहे हैं, अक्षय कुमार इतना सो रहा है, या शाहरुख खान इतना कम घंटे काम करके तो जी रहे हैं, तो मैं भी जीऊँ।
ट्राई करके देखो। अगर आपको लगता है कि आपका बॉडी खुश रहता है उसमें और थ्राइव करता है तो करो। तो मैं जो अभी बता रही हूँ वो सारा उधार का ज्ञान है, अपना ज्ञान उसे बनाओ बाय इम्प्लीमेंटिंग। तो अभी आप रील बहुत सुन रहे हैं, जैसे हर हर रोज़ कुछ ना कुछ नया आते रहता है। जैसे कोई कहता है आलू छोड़ दो, कोई कहता है आलू तो अच्छे होते हैं, कोई कहता है केला छोड़ दो, केला तो अच्छा होता है, फास्टिंग करो, फास्टिंग तो बुरा। मैं ये कहती हूँ कि कंफ्यूज मत हो जाओ, एक चीज़ को पकड़ो जो आपको सही लगता है, उसे अपनाओ और उसे अपना सच बनाओ। जैसे जब ये बल्ब हमने ढूंढा, या बल्ब का डिस्कवरी जब हुआ था, तो एडिसन ने उस वक्त ये कहा था कि देर आर 10,000 वेज आई हैव डिस्कवर्ड हाउ नॉट टू बिल्ड अ बल्ब। तो सिमिलरली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम भी जब कुछ कर रहे हैं तो कुछ वर्क करेगा, कुछ वर्क नहीं करेगा। तो ये एक्चुअली हमारा जो फीडबैक है वो उसे हम लेते रहे और कंपेयर ना करें कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, और हम अपना सच बनाएं, उधार का सच नहीं। एक और क्वेश्चन है फूड के रिलेटेड, और ये क्वेश्चन मेरे मन में बहुत ज़्यादा चल रहा था, और आई एम वेरी श्योर जितने लोग देख रहे हैं उनके मन में भी चलता ही रहेगा। जब भी खाने पीने की बात है तो आपने बताया कि प्रोटीन खाना ज़रूरी है, और प्रोटीन का एक सबसे बेस्ट सोर्स है एग्स खाना। करेक्ट। एग्स वेज है या नॉन वेज है? इट इज़ नॉन वेज। आई नो इसके ऊपर बहुत वायरल है, पर वो नॉन वेज है, ओके, वेज नहीं है। इसमें दो थियरी है। पहली थियरी ये कहती है कि क्योंकि वो एग है, वो कोई जीव नहीं है, और अगर हम पहले से ही उसे खा लेते हैं बिफोर वो जीव बने तो वो वेजिटेरियन है। तो आई नो ये सारी थियरी है, बट वो नॉन वेज में ज़्यादातर कंसिडर किया जाता है। क्यों ऐसा? मेरे हिसाब से क्योंकि वो एनिमल से आता है ना, गाय जो का दूध भी तो ज़मीन। एनिमल से आता है। दैट्स अ गुड क्वेश्चन, बट द थिंग इज़ कि अगर मिल्क को हम थोड़ी देर रखेंगे तो उसमें से कोई नया जीव नहीं आएगा, राइट? पर एग जो है उसमें से एक नया जीव आने वाला है। तो आपने जन्म दिया है एक नए जीव को, और जो नया जन्म हुआ वो एनिमल से हुआ, इसकी वजह से उसे नॉन वेजिटेरियन गिना जाता है। बट यू नो व्हाट, मैं नहीं मानती हूँ कि ये सवाल पूछना चाहिए कि ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। आई अंडरस्टैंड कि कुछ धर्म में बहुत ज़्यादा जो लोग मानते हैं कि धर्म ही सब कुछ है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका सबसे बड़ा धर्म आपका हेल्थ होना चाहिए। आप ये पूछो कि मेरे बॉडी को ये ज़रूरत है तो लो, क्या मैं ले सकता हूँ? ग्रेट। क्या मैंने लिया तो मुझे पाप हो जाएगा? गलत सवाल है मेरे हिसाब से, राइट? सो अगर आप ऐसी जगह पर पैदा हुए हैं जहाँ जियोग्राफिकली आपने एग्स, आपने फिश, जैसे आप कोलकाता जाएंगे वहाँ फिश एंड राइस इज़ अ स्टेपल फूड। आप कोई समंदर के किनारे रहने वाले लोगों के पास जाओगे तो वहाँ का स्टेपल फूड होगा फिश या सी फूड, राइट? आप अगर कोई ड्राई एरिया में जाओगे, जैसे गुजरात ड्राई जोन, तो वहाँ पर जब आप जाओगे तो वहाँ आप ज़्यादातर वेजिटेरियन लोगों को पाओगे, जहाँ से मैं आती हूँ। अब एक्चुअली वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का कंसेप्ट धर्म के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वो जुड़ा हुआ है ज्योग्राफी के साथ। तो जहाँ जो लोकेलिटी में आप रहोगे वहाँ का जो सीजनल लोकल ट्रेडिशनल खाना होगा वो आपका खाना बन जाएगा। ये तो हम हैं जिन्होंने वेज और नॉन वेज को डिवाइड कर दिया। बट येस, ये चीज़ बिल्कुल सही है कि जो कार्बन फुटप्रिंट का एक पूरा कंसेप्ट है कि नॉन वेजिटेरियन में बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम हमारी डिस्टर्ब हो रही है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हम क्रिएट कर रहे हैं, बहुत सारे जीव हम ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें, वायोलेंस वगैरह वगैरह, मॉरल चीज़ें, एथिक्स, सब कुछ मैं समझती हूँ। बट एट द सेम टाइम आई विल ऑल्सो से कि अगर कोई बचपन से नॉनवेज खा रहा है और उसे आप ये फीलिंग करवा रहे हो तू तो पापी है, तू तो बुरा इंसान है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा हुआ है जो वेजिटेरियन खाते हैं और तो भी हिंसक होते हैं। हिंसा सिर्फ हाथ से पैरों से नहीं होती, हिंसा यहाँ भी तो हो रही है। और ऐसे भी लोग देखे हैं जो नॉन वेज खाते हैं बट वो दुनिया के सबसे संत लाइक लोग होते हैं, संत जैसे लोग, उनको कोई गुस्सा नहीं कर सकता, वो बहुत ही शांत होते हैं। अगेन, आपका फूड प्रेफरेंस, जैसे मेरा फूड प्रेफरेंस वेजिटेरियन है, बट दैट डज नॉट मीन कि मेरे सामने कोई नॉन वेजिटेरियन आ जाएगा तो मैं जज करूँगी कि ये तो बुरा इंसान है, ये तो पापी है, ये तो लोगों की हत्या कर रहा है।
ये हमें विचार से बाहर आना चाहिए. व्हाट डज योर बॉडी, सो साइंटिफिकली या न्यूट्रिशनली अगर मैं बात करूं तो क्लास 1 प्रोटीन आपको एनिमल प्रोटीन से ही मिलेगा. दिस इज़ अ फैक्ट. बट ऑफकोर्स एथिकल रीज़न की वजह से, एनवायरमेंटल रीज़न की वजह से अगर छोड़ते हो तो गुड. बट अगर आप इसीलिए छोड़ रहे हो क्योंकि कोई आपको पाप के नाम से या रिलीजन के नाम से कुछ बोल रहा है, देन आई फील दैट्स नॉट अ गुड थिंग. डज दैट मेक सेंस? यस यस एब्सोल्युटली. बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया. एक और सवाल है जो ज़्यादातर मैंने मेरे प्रीवियस कमेंट्स में मैंने पढ़ा था. फीमेल्स के बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि 40% फीमेल्स ऐसी हैं जो ज़्यादातर बेली फैट्स या मोटापा के शिकार होते हैं. ज़्यादातर उनके दिमाग में ये चलता रहता है कि यार हमारे बॉडी को अभी चेंज करना डिफ़िकल्ट है आफ्टर प्रेगनेंसी, क्योंकि उनके चलो बॉडी में वो बोलते कि नहीं पहले तो मैं पतली थी लेकिन अभी यार बेबी बॉर्न हो गया तो अभी मेरे बॉडी में कुछ चेंजेस हो गए. तो क्या ये मिथ है या क्या सच है? ये सच है कि पोस्टपार्टम वेट लॉस करना मुश्किल होता है कंपेयर टू रेगुलर फीमेल. मेन के सामने तो फीमेल के लिए मुश्किल होता है और फीमेल में भी पोस्टपार्टम में और ज़्यादा मुश्किल होता है. क्यों? क्योंकि आपका पूरा बॉडी बदल गया है. आपके बॉडी में ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और इतने सारे हार्मोनल चेंजेस आए हैं ना. एक समंदर में जैसे एक वेव आती है बहुत बड़ी सी और वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बदल देती है, वैसे ही आपका स्ट्रक्चर बदल चुका है. तो पहली चीज़ जो भी फीमेल्स प्रेगनेंसी के बाद वेट लॉस करना चाहते हैं उनको याद रखना चाहिए, एंड दैट इज़ कि कभी भी कंपेयर मत करो कि मैंने उस टाइम पे तो ये डाइट फॉलो किया था ना, कितना जल्दी वज़न कम हो गया, अभी तो मेरा बॉडी बिगड़ चुका है. बिगड़ नहीं गया, बदला है, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट. तो पहले तो एक्सेप्ट करो कि मेरा वेट लॉस का गोल नहीं होना चाहिए, मेरा गोल होना चाहिए मैं हेल्दी रूटीन फॉलो करूँ. हेल्दी रूटीन क्या हुआ? तो अब आप धीरे धीरे अपने डाइट में अगर कुछ गड़बड़ चल रही है तो उसे सही करना शुरू करो. जो हमने आज बात करी, स्लीप, स्ट्रेस, तो 6 पिलर है उसको बैलेंस करना है. नो मैटर आप कौन से गोल के साथ चल रहे हो. कौन से 6 पिलर है? सिंपल. व्हाट यू ईट, हाउ यू ईट, धीरे धीरे चबा के खाना, डिस्ट्रैक्शन के बिना 20 मिनट तक खाना, एक्टिविटी, एक्सरसाइज, स्लीप, 5वां इमोशन सबसे इंपॉर्टेंट, और छठा है एनवायरनमेंट. आसपास आपके किचन का एनवायरनमेंट, आपका फ्रिज का एनवायरनमेंट, आपके पेंट्री में क्या चीज़ें हैं, और लोगों वाला एनवायरनमेंट. ऐसे लोग रखो जो हेल्थ कॉन्शियस और हेल्दी है. तो ये 6 चीज़ें जब आप बैलेंस कर दोगे ऑटोमेटिकली वज़न कम होगा. तो जो भी पोस्टपार्टम वेट लॉस करना चाहते हैं पहले तो एक्सेप्ट कर लो दैट दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, बट एट द सेम टाइम ये मत बोलो कि इम्पॉसिबल है. स्लो है, इम्पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी. आप जब कोई चीज़ को रिजेक्ट करते हो ना, वॉट यू रेजिस्ट परसिस्ट्स. ये सिंपल सा रूल है. जिस चीज़ को आप मना करते हो वही चीज़ आपको बार 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 मिलेगी. तो जब आप मना करते हो वज़न क्यों कम नहीं हो रहा है, वज़न क्यों कम नहीं हो रहा है, तो वो रेत को आप दबा रहे हो, मुट्ठी में नहीं रहने वाली है, वो रेत फिसल के नीचे ही गिर जाएगी. बट लेट गो कर दो एंड यू आर लाइक ओके, आई लव माई बॉडी, आई एम्ब्रेस द चेंज. मैं अपने बॉडी के चेंजेस को एक्सेप्ट करती हूँ. जब आप ये कहते हो तो आपका बॉडी आपका दुश्मन नहीं बनेगा, दोस्त बनेगा. इमोशनल वेट लॉस होना शुरू होगा इन अ हेल्दी वे. इमोशनली आप अलाउ कर रहे हो वेट लॉस करना. फिर आप सही जो मैंने 6 पिलर बताए और जो आज बात करी वो फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली वेट लॉस होगा. अमेजिंग. तो फिर माइंडसेट का कितना रोल रहता है अगर वेट लॉस करना हो तो? 80% माइंडसेट, 20% स्ट्रैटेजी. टोनी रॉबिन्स ये कहते हैं कि दुनिया में कोई भी सफलता पानी हो, बिजनेस हो, हेल्थ हो, स्पिरिचुअलिटी हो, इट कुड बी एनीथिंग, इन एनी वे यू वांट टू ग्रो, 80% माइंडसेट, 20% स्ट्रैटेजी. इसका मतलब वेट लॉस करना है 80% माइंडसेट का खेल है, क्योंकि सबको पता है सैलड खाना, सबको पता है शुगर कम करना, सबको पता है टाइम पे सोना. प्रॉब्लम है कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, प्रॉब्लम है कर नहीं पाते. रात को अलार्म रखते हैं 7 बजे सुबह उठने का और खुद ही अंदर से शैतान जाग जाता है और वही स्नूज 10 बार करके 9 बजे उठता है. तो प्रॉब्लम है फॉलो ना कर पाने का. तो इसीलिए माइंडसेट 80% रोल प्ले करेगा. और इसीलिए पहले आपको ये चूज़ करना है कि मेरा वॉट क्या है, मुझे क्या अचीव करना है और ये क्यों अचीव करना है. तो वाई बदल दो. और जो सक्सेस का डेफिनेशन मैं हमेशा कहती हूँ ना, आपकी सक्सेस की डेफिनेशन हेल्थ होनी चाहिए. मतलब आपको लोग ये कहने चाहिए कि अगर तुम्हें आज सुबह फ्रेश उठे, चाय की ज़रूरत नहीं पड़ी तो तुम सक्सेसफुल हो. अगर रात को करवटें नहीं बदलनी पड़ी, तुरंत नींद आ गई तो तुम सक्सेसफुल हो. पूरे दिन एनर्जी बरकरार रही तो तुम सक्सेसफुल है. अगर 50 की उम्र पे कोई दवाइयाँ नहीं ले रहे हो, बीमारी नहीं है, तुम सक्सेसफुल हो. तो आई थिंक ये डेफिनेशन और ये कल्चर हमें बदलना पड़ेगा. और ये जो कूल कल्चर है ना उसे भी बदलना पड़ेगा. स्मोक करना कूल माना जाता है,
रात को लेट नाइट तक काम किया और दोस्तों के साथ पार्टी करी, उसे कूल माना जाता है। ये हसल कल्चर को हम बहुत ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ये चेंज करना पड़ेगा हमें। नाउ ड्रिंकिंग कोक एंड सॉफ्ट ड्रिंक एंड हैविंग बर्गर एंड ये फास्ट फूड खाना, अब वो कूल नहीं होना चाहिए। अब कूल ये होना चाहिए कि फाइव स्टार बुफे लगा हुआ है और वहाँ पर अब तो भी सिर्फ वो मसाला डोसा या सिर्फ वो जो भी आपका प्रेफरेंस है हेल्दी, कोई एक दो चीज़ें ले रहे हो और बाकी की शायद 25-30 चीज़ों को आप मना कर रहे हो। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रियल सक्सेस, रियल लग्जरी, रियल कूल, राइट? सो आई फील कि अब लेट नाइट तक जगे रहना और काम करना, उसको कूल ना मानकर हमें कूल मानना चाहिए। हम टाइम पे सोते हैं, सो स्लीपिंग ऑन टाइम शुड बी कूल, नॉट स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, बट मे बी ईटिंग अ बोल ऑफ सैलड शुड बी कूल। तो इवन पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि आपके बच्चे को ये सिखाओ कि तुम्हारा दोस्त अगर वो चिप्स और नमकीन और जंक फूड और बाहर का खाना अगर खा रहे हैं, अल्कोहल सिगरेट ले रहे हैं, तो तुम उनको सिखाओ एज अ पेरेंट कि कैसे तुम अगर सुबह जल्दी उठते हो, सूर्य नमस्कार करते हो, प्राणायाम करते हो, अपने बॉडी का ख्याल रखते हो, नाउ दैट इज़ योर न्यू कूल। एयरपोर्ट पे मुझे बहुत दुख होता है जब मैं किसी को देखती हूँ, छोटा बच्चा है, रिसेंटली एयरपोर्ट के ऊपर 2-3 साल का बच्चा था। वो 2-3 साल के बच्चे को है ना, उसके मम्मी और पापा ज़बरदस्ती, वो कोक पी रहे थे पेरेंट्स, तो ज़बरदस्ती 2-3 साल के बच्चे को दे रहे हैं, ले बेटा कोक पी, ले बेटा कोक पी, ले बेटा ये। ना वो पेरेंट्स ने गलती कर दी सफल होके, ट्रू। क्योंकि वो सफल हुए तो वो अपने बच्चे को वो फील करवाना चाहता है, बेटा हमने जो स्ट्रगल किया और हमें जो बचपन में नसीब नहीं हुआ ना, हम तुमको देना चाहते हैं। उसकी क्या गलती है? क्यों उसे, अब उसको तो टेस्ट बड डेवलप ही नहीं हुए अभी, और अभी आपने उसको चखा दिया वो चीज़ जो जहर है इन अ वे। तो आई फील पेरेंट्स को भी ये समझना पड़ेगा, ले बेटा ये खा ले, और ज़बरदस्ती उसको खाना खिला रहे हैं कि ख़त्म कर खाना, छोटा भीम देख ले पर खाना ख़त्म कर, क्योंकि काम वाला राह देख रहा है, काम वाला ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई फील दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अमेजिंग अमेजिंग मैम। लास्ट 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आज का कोई वीडियो देख रहा है और आज से शुरू करना चाहता है वेट लॉस का जर्नी, तो मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि लोग कोशिश करते हैं, जैसे आपने बताया डाइट कंट्रोल करो, एक्सरसाइज करो, मूवमेंट करो, सारी चीज़ें करो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। इनफैक्ट मेरे साथ ऐसा हो गया था, स्टार्टिंग में मैंने बहुत ट्राई की लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा था। फिर मुझे किसी ने बताया कि नहीं यार, आप ये रिपोर्ट निकलवा लो, ये रिपोर्ट में ये 1 2 3 चीज़ें देख लो, फिर उस पर भी काम करना चालू करो, उसके कुछ सप्लीमेंट्स ले लो तो आपका होगा। तो मैं थोड़ा चाहता हूँ कि आप थोड़ा डिटेल में मुझे बताइए कि क्या क्या चीज़ें उनको पहले चेक करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ है, जैसे आई थिंक D3 B12 या कौन सी ऐसी चीज़ है जो शायद उनकी जर्नी को इफेक्ट कर सकती है। करेक्ट। पहले तो जो भी शरीर में चैलेंज है, डायबिटीज़, फैटी लिवर, पीसीओडी या ओबेसिटी या एनीथिंग, थकान रहती है, नींद नहीं आती, रूट कॉज ढूंढना ज़रूरी है। रूट कॉज कैसे ढूंढोगे? एक तरीका है आईना दिखाओ। सो आप सुबह तैयार होते हो, आईना देखते हो, बाहर कुछ गड़बड़ है तो सेट करते हो, बट अंदर का आईना देखने के लिए ब्लड रिपोर्ट करवाना पड़ता है, और आपको बॉडी साइन देता है बीमारी देने से पहले कि देख लो कुछ गड़बड़ है तो ठीक कर लो। तो पहले तो ब्लड रिपोर्ट 6 महीने में एक बार या साल में एक बार ज़रूर करवाना चाहिए। और उसमें कौन कौन सी चीज़ें करवानी चाहिए? पहला कंप्लीट ब्लड काउंट CBC, दूसरा लिपिड प्रोफाइल जिसमें आपको कोलेस्ट्रॉल, HDL, LDL पता चलेगा, तीसरा आपका ब्लड शुगर का प्रोफाइल, डायबिटीज़ प्रोफाइल, तीसरा इवन उसमें फास्टिंग इंसुलिन लोग नहीं करवाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो करवाना चाहिए। उसके अलावा लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल एंड वाइटामिन प्रोफाइल, जिसमें D, B12, बाकी सारे कुछ इंपॉर्टेंट वाइटामिन, बट D, B12 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करवाना चाहिए। अब जब बात आती है डेफिशिएंसी की, तो मैंने अब तक हज़ारों रिपोर्ट्स देखे होंगे, ब्लड रिपोर्ट्स, और ये ब्लड रिपोर्ट्स में मैंने 95% लोगों का D और B12 कम ही देखा है। और जिनका नहीं देखा है उनको जब मैं पूछती हूँ तो कोई तो सप्लीमेंट लिया हुआ होता है मतलब मेजॉरिटी लोगों का। मेरा खुद का विटामिन D मैं जब ये सब सीखना शुरू करी, मैंने देखा 3.3 था, एक्सट्रीमली लो, आइडियली 50 होना चाहिए, मेरा था 3.3, बहुत कम माना जाता है। मतलब मैं जिंदा भी कैसे हूँ इतना अच्छे से, वो भी एक सवाल होता है। 3.3 इज़ वेरी लो। सो पहली चीज़ आप देखो आपका D का लेवल क्या है।
आइडियली क्या होना चाहिए, रिपोर्ट में 30 लिखा हुआ होता है, बट 30 इज़ नॉट इनफ, आपको 50 to 80 के बीच में होना चाहिए। जैसे हम अभी एवरेस्ट बेस कैंप जा रहे हैं, तो मैंने यही सबको बोला कि आप डी और B12 देखो ही देखो, राइट। आप भले एवरेस्ट बेस कैंप नहीं भी चढ़ना है किसी को, बट रूटीन लाइफ में जो आपको पता है, डी जो है वो सिर्फ वाइटामिन नहीं है, डी हार्मोन, प्रो हार्मोन भी है। तो आपके हार्मोनल बैलेंस के लिए ये एक हार्मोन, प्रो हार्मोन है, जो अगर इम्बैलेंस होगा तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस देगा, और इतनी सारी बॉडी की प्रोसेसेस के साथ जुड़ा हुआ है ये। सो डी 50 to 80 के बीच में लाओ। B12 जो है अगेन वो 500 से ऊपर होना चाहिए। सो 500, 700, 800 के बीच में ये होना चाहिए, ना कि 212। 212 आपकी ब्लड रिपोर्ट में लिखा हुआ था, दैट इज़ नॉट इनफ। अब जब ये दोनों डेफिशिएंसी के ऊपर हम बात करेंगे तो सवाल आएगा कैसे पूरा करें। सो डी के लिए सनलाइट एंड सप्लीमेंट दो चीज़ें हैं। सनलाइट से आप आइडियली अगर संभव है 10-20 मिनट जितना सनराइज़ के आसपास सनलाइट लो, बट उसमें बेयर बॉडी होना ज़रूरी है, जो ज़्यादातर वक्त संभव नहीं होगा। पोल्यूशन का लेवल भी इतना है कि आपको इनफ आपका स्किन सिंथेसाइज नहीं करेगा डी। तो उस केस में या ज़्यादातर केस में आपको सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा। सप्लीमेंट मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट होती है, सप्लीमेंट ना लेने से साइड इफ़ेक्ट होती है। तो जैसे मैं भी लेती हूँ रेगुलरली, और एवरी 3 मंथ्स मैं चेक करती रहती हूँ, जब ज़रूरत होती है तब मैं वो ले लेती हूँ। सो डी का सप्लीमेंट एंड B12 आपको नॉन वेजिटेरियन फूड में से मिलता है, एग्स में से मिलेगा, चिकन फिश में से मिलेगा, बट B12 जो वेजिटेरियन लोग हैं उसमें कमी होगी ही होगी। और उसके लिए अगेन मेरा भी B12 हमेशा लो ही रहता है, आई टेक सप्लीमेंट्स एवरी टाइम। तो B12 के लिए आपको इवन वेजिटेरियन में बोलते हैं कि फर्मेंटेड फूड्स, कर्ड, साउथ इंडियन फूड्स आप ले लो, बट वो इनफ नहीं है। तो उसके लिए आप अगेन सप्लीमेंट का सहारा ज़रूर ले सकते हैं। अमेजिंग। तो कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, कौन से ट्रस्टेड ब्रांड है? सो जनरली जैसे मैंने बताया कि डी, B12, ओमेगा 3, ये कुछ इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स है कि जो सबको लेना चाहिए। इवन प्रोटीन शेक मैं रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का अगर डाइट से पूरा नहीं हो रहा है 1 ग्राम पर किलो ऑफ बॉडी वेट, तो प्रोटीन शेक भी उनको ज़रूर लेना चाहिए। और प्रोटीन शेक की जब बात आई है, इसी वजह से हमने कुछ साल पहले सप्लीमेंट ब्रांड लॉन्च करी थी, RHN, राइट ह्यूमन न्यूट्रिशन। तो ये RHN सप्लीमेंट ब्रांड मुझे मेरे मेंटर और हस्बैंड स्नेह देसाई, उन्होंने इंस्पायर किया। वट एवर आई एम डूइंग टुडे इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। तो उन्होंने मुझे गाइड किया और मैंने वो सारी चीज़ें उनके हिसाब से ही करी। और उस वक्त मैं जब एजुकेशनल प्रोग्राम फिट भारत मिशन के माध्यम से ले रही थी, लोगों को मैं बता रही थी प्रोटीन शेक लीजिए, सप्लीमेंट लीजिए। मैं खुद अब 8.5-9 सालों से ले रही हूँ। तो मैंने जब लोगों को बताया ना, लोग वही पूछ रहे थे कि मैम आपने बोला ऐसा प्रोटीन शेक लो जिसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव ना हो, आर्टिफिशियल शुगर जैसे माल्टोडेक्स्ट्रिन और सुक्रालोस ना हो, आर्टिफिशियल कलर्स और फ्लेवर्स ना हो, बाइंडर्स ना हो, माइनो स्पाइकिंग एजेंट्स ना हो। अब ऐसा तो कौन सा वाला प्रोटीन मिलेगा? एंड वी नो रिसेंटली जो रिपोर्ट्स है उसमें पता चला कि ज़्यादातर इंडिया में जो प्रोटीन मिलते हैं वो एडल्टेरेटेड होते हैं, ख़राब क्वालिटी के होते हैं, और उसके अंदर से आपको कुछ रियल असेंस नहीं मिलता। जब मुझे लोग पूछने लगे, इसीलिए कुछ समय पहले मैंने RHN का खुद का प्रोटीन शेक इसीलिए लॉन्च किया, सप्लीमेंट ब्रांड इसीलिए लॉन्च किया, क्योंकि मैंने दुनिया के अलग अलग कोनों में जाके सारे प्रोटीन शेक वगैरह ट्राई कर लिए थे। स्नेह सर के साथ हम लोग जो है वो मल्टीपल टाइम्स ओलंपिया करके कंपटीशन और वर्ल्ड का नंबर 1 सप्लीमेंट एक्सपो होता है लास वेगस US में, वो अटेंड किया, लोगों को इंटरव्यू किया। तब पता चला कि लोग जो डाल रहे हैं ना सप्लीमेंट के नाम पे, वो इतनी बेकार चीज़ है, जस्ट बिकॉज दे वांट टू सेल, जस्ट बिकॉज दे वांट टू मेक प्रॉफिट, जस्ट बिकॉज सप्लीमेंट इंडस्ट्री बूम कर रही है। आप लोगों की बॉडी में कचरा नहीं डाल सकते ना, इसीलिए RHN सप्लीमेंट्स हमने शुरू किया। और वो सिर्फ शुरू किया था अपने लिए, परिवार के लिए और मेरे पार्टिसिपेंट्स के लिए। पर फिर लोगों को इतना पसंद आया कि अब हम धीरे धीरे उसको स्केल कर रहे हैं, क्योंकि वी नो कि अंधेरा दूर नहीं करना है, हमें सिर्फ उजाला ला देना है बाय ब्रिंगिंग सम गुड प्रोडक्ट्स। ऑब्वियसली ये RHN, लेकिन आप इतना बता रहे हो RHN के बारे में, लेकिन हाउ दिस ब्रांड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? बिकॉज ऑब्वियसली आज अगर पॉपुलर देखेंगे तो देर आर सो मैनी, और ऑब्वियसली लाइक अगर हम दुकान में जाएंगे किसी के पास बाय करने के लिए, देर आर सो मैनी इन्फ्लुएंसर्स एज वेल जो दूसरी ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं। Correct. तो वाई टू बाय RHN? क्या उसमें अलग है? RHN मत खरीदो अगर आप कुछ ऐसा लेना चाहते हो कि जो बस किसी ने बोला और लेना है। RHN सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जेन्युइनली अपने बॉडी को करोड़ों का मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि बॉडी
बहुत इनवैल्यूएबल है और उसका ख्याल लॉन्ग टर्म रखना है, तो उसके लिए आरएचएन है। क्यों अलग है? सिंपल है। जैसे मैं सिंपल एक प्रोटीन शेक की बात करूं, मुझे 1 साल से ज़्यादा लगा था सिर्फ और सिर्फ वो प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट करने में, क्योंकि मुझे प्रिजर्वेटिव नहीं चाहिए था, आर्टिफिशियल शुगर कलर नहीं चाहिए था, तो फ्लेवर नहीं चाहिए था आर्टिफिशियल। तो जैसे हमारा फ्रीज़ ड्राइड मैंगो फ्लेवर है, तो हमने फ्रीज़ ड्राइड मैंगो यूज़ किया है। मतलब कि मैंगो को फ्रीज़ ड्राई किया, पाउडर बनाया, फ्रीज़ किया, पाउडर बनाया और उसको ही डाल दिया, ना कि उसको कोई हीट दिया है ताकि न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाए या कुछ उसमें केमिकल आए या कोई कलर आए, कुछ नहीं। कलर के लिए भी हमने उसमें करक्यूमिन डाला है, तो येलो कलर आए। जो वाटरमेलन फ्लेवर है उसमें हमने बीटरूट डाला है, तो थोड़ा सा, क्योंकि वाटरमेलन को फ्रीज ड्राई करते हो ना तो वो वाइटिश हो जाएगा, और वो कितना होता है, प्रोटीन मेजॉरिटी होता है ना वाइट कलर का। तो वो कलर लाने के लिए माय मैन्युफैक्चरर वाज लाइक कैसे लोग लेंगे ही नहीं क्योंकि दिखेगा नहीं अगर पिंकिश। तो हमने वो बीटरूट का एक तो दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं जिसने कलर लाने के लिए बीटरूट डाला होगा शायद। या वैसे ही जैसे मिल्क मसाला एक फ्लेवर है, तो मिल्क मसाला में वो जो हमें मम्मी दूध देती थी ना, मसाला दूध बचपन में, तो उसमें वो पिस्ता बादाम वगैरह वगैरह इलायची जो डाला जाता वही पाउडर है और वही डाला है। तो अब जब पियोगे ना एंड में थोड़ा थोड़ा आपको वो बचेगा जो दिखेगा, दैट प्रूव्स दैट इट इज़ एब्सोल्युटली क्लीन, राइट। सो कैसे अलग है? इट इज़ क्लीन। आप ऐसे ले सकते हो कि मानो आप नॉर्मल दाल चावल रोटी और सैलड खा रहे हो। एंड देयर इज़ वन मोर ब्रांच जो हमने लॉन्च किया, एक है आरएचएन फिट, और आरएचएन दूसरा सत्वम है जो फ्यू मंथ्स बैक हमने लॉन्च किया। आप उसके बारे में जानते हैं थोड़ा। डिसीज़ रिवर्सल मेरा मेन पैशन रहा है, राइट। फिट भारत मिशन में मेरा गोल ही, मिशन ही यही है कि 2047 आज़ादी के 100 साल जब हम भारत कंप्लीट करेगा, तो मैं 1 करोड़ लोगों को सही वाली आज़ादी देना चाहती हूँ, उनको डिसीज़ फ्री बनाकर, फिट बनाकर। तो उसके लिए मुझे सत्वम, जब कुछ ऐसी अमेजिंग 19 इयर्स ऑफ स्टडी मिली, 19 इयर्स ऑफ रिसर्च मिला, 40 साइंटिस्ट की टीम और जो हार्डवर्क किया, और सत्वम के अंदर ऐसे सप्लीमेंट्स कि जो आपकी डिसीज़ रिवर्सल की जर्नी को सपोर्ट करे और आपको और ज़्यादा मदद करे, कुछ ऐसे एक्टिव कंपाउंड बॉडी में डालकर, जैसे हमारे किचन में कुछ चीज़ें हैं बट वो हम ले नहीं सकते, जैसे हल्दी है, बट हल्दी खाओगे ज़्यादा तो आपका बॉडी जो है ना तो करक्यूमिन इनफ ले पाएगा और साइड इफ़ेक्ट आएगा। तो हमने कुछ ऐसे सप्लीमेंट डिज़ाइन किए जो डायबिटीज़, फैटी लिवर, वेट लॉस या बॉडी के अलग अलग इश्यूज़ को टैकल करें नेचुरली विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। अमेजिंग अमेजिंग। और मैं इस चीज़ का जीता जागता एग्जाम्पल हूँ क्योंकि मैं आई थिंक अभी 6-7 महीने से आरएचएन, सत्वम, ये सारी चीज़ें कंज्यूम कर रहा हूँ, एंड आई मस्ट से क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज़ लाइक अमेजिंग। मतलब मैंने दूसरे भी ब्रांड्स के कुछ प्रोडक्ट कंज्यूम किए हैं, लेकिन जैसे आप बता रहे हो लाइक इट इज़ 100% लाइक रिलायबल, और आप सभी को आई वुड 100% रिकमेंड इफ़ यू आर स्टार्टिंग द जर्नी। आज का पॉडकास्ट आपके लिए एक गोल्ड माइन रहा होगा, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अभी लास्ट में तो हमने ये टॉपिक पे भी बात कर लिया कि अगर आप सप्लीमेंट्स और ये सारी चीज़ें देख रहे हो तो कौन सा सबसे रिलायबल ब्रांड है। मैं ये सारी चीज़ों की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सो मच ऑफ नॉलेज। सच में आज मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली और 100% श्योर है कि आपको भी सीखने मिला होगा। तो भाई भूलना मत, जितनी भी चीज़ें सीखी कमेंट में बताना। वापस एक बार रिपीट कर दूँ, टॉप 50 कमेंट्स को मैं एक गिव अवे देने वाला हूँ। एक ग्रुप कॉल रहेगा मैम के साथ, एंड आपके सारे क्वेश्चंस उसमें सॉल्व हो पाएंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।